अध्याय 541 विभाजन। पॉल के ये कहने के बाद हकीकत उनके सामने आ गई। उन्हें वाकई इस बारे में फैसला लेना था और एक समूह के तौर पर भी, लेकिन ये कैसे मुमकिन होता? अगर कमरे में मौजूद लोग ही उनके साथ होते तो ठीक होता, लेकिन उनमें से कई लोगों को अपने परिवार का भी ख्याल रखना पड़ता। और एक बार फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। पॉल को अब इस टीम की नींव में दरारें दिखाई देने लगी थीं। वे सब एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे। स्कूल व्यवस्था इसकी इजाज़त नहीं देती थी, फिर भी उन्हें एक दूसरे पर इतना भरोसा करना पड़ा। इससे साबित हो गया कि क्विन अभी भी नेता बनने के लायक नहीं था। अगर ऐसा होता तो पॉल उन सबको दूसरा सुझाव देता, लेकिन अभी ऐसा करने का समय नहीं था। क्विन ने खुद ये सुझाव नहीं दिया था, इससे भी यह बात साबित हो गई। मुझे लगता है मैं फिर से शुरुआत करूंगा, पॉल ने कहा। मुझे लगता है कि हमें सेना में जाने के विकल्प को खारिज कर देना चाहिए। वहाँ जो लोग सत्ता में हैं, वे हमेशा के लिए अपने पदों पर बने रहेंगे। आपको नीचे से शुरुआत करनी होगी और हम वास्तव में कुछ भी प्रभावित या बदलने के लिए कुछ खास नहीं कर पाएंगे। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है। वे शायद मुझे एक टीम का नेतृत्व करने के लिए कहेंगे और मुझे उन अभियानों पर भेजेंगे जहां वे जानवरों का शिकार करते हैं। उन्हें एक पल में पता चल जाएगा कि अब मुझ में वो क्षमता नहीं रही। इसे समझाना मुश्किल होगा, और अगर मैं समझा भी पाऊं तो ऐसे समय में मुझे मेरे पद से हटा दिया जाएगा। सेना में भर्ती होना हम में से किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। यह एक विकल्प था, लेकिन किसी कारण से क्विन को ऐसा नहीं लगा कि यह कोई आसान काम है, और कमरे में तनाव भारी हो गया। क्या मुझे बस यूं ही किसी एक को चुन लेना चाहिए? हम जो भी पता लगा सकते हैं उसे बदलने के बाद हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर वह गुट कमज़ोर पड़ गया तो क्या होगा? अगर मैंने गलत चुनाव किया तो क्या होगा? उसके कंधों पर बोझ भारी लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी इन सब में वापस आ जाएगा। क्विन, शायद हमें अपना काम खुद करना चाहिए, वोर्डन ने कहा। अपना सिर उठाकर देखने पर क्विन समझ नहीं पाया कि वोर्डन क्या सुझाव दे रहा था। मैं कई महीनों में यही कह रहा हूँ, तुम्हें अंततः पिशाचों की दुनिया में लौटना ही होगा। तुम्हारी स्थिति इनमें से किसी भी जगह की नहीं है। अपनी मुट्ठी कसते हुए और गहरी सांस लेते हुए वोर्डन ने खुद को तैयार कर लिया था। मुझे लगता है मुझे वैसे भी अपना काम करना ही होगा। इन सब के साथ मुझे अपने परिवार के पास लौटना होगा। देखो उनके साथ क्या हुआ है। क्विन कुछ कहना चाहता था। इस पूरे समय वोर्डन हर हाल में उसके साथ रहा था, यहाँ तक कि जब वे पिशाचों की दुनिया में गए थे और क्विन उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, तब भी उसने ना सुनने से इनकार कर दिया था। फिर भी अब पहली बार वह कह रहा था कि वह जाना चाहता है। हम आपके साथ आ सकते हैं, क्विन ने कहा। नहीं क्विन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वोर्डन ने जवाब दिया। इस बार नहीं, तुम्हें और भी लोगों के बारे में सोचना होगा। पिशाच के रूप में अपने समय के दौरान क्विन ने दिल की धड़कन को अच्छी तरह सुनना सीख लिया था। एक तरह से वह इसके आधार पर किसी की भावनाओं का अंदाज़ा लगा सकता था। अभी उसे पता था कि वोर्डन अपना मन नहीं बदलने वाला। दरअसल क्विन, मेरे लिए भी यही हाल है, लोगन ने उत्साहित होकर कहा। मैं तो पहले ही अपने परिवार के पास वापस जाने के बारे में सोच रहा था। मैंने उन्हें गर्मियों में नहीं देखा था और कुछ बातें हैं जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मेरा परिवार ब्री परिवार के स्वामित्व वाले ग्रहों में से एक पर रहता है। जब तक मैं वहां रहूंगा, मैं तुम्हें उस शक्तिशाली ग्रह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकता हूं। ऐसा कुछ सुनने के बाद वह लोगन को रुकने के लिए नहीं कह सकता था। यह उसका स्वार्थ ही होगा। उसका सिर स्वाभाविक रूप से लड़कियों की ओर मुड़ गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे भी कुछ कहना चाहती थीं। हम प्यो गुट में शामिल होना चाहते हैं, लैला ने कहा। उसे लगा कि उसे बताने का यही सही समय है। उनकी बातें सुनने के बाद मैंने और सिया ने पहले ही इस बारे में बात कर ली थी। ये हमारे लिए तो सुरक्षित होगा, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं। क्विन के चेहरे पर उदासी छा गई थी। क्या सब उसे छोड़कर चले जाएंगे? उसे अब तक इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन ये बात उसे बहुत दुख पहुंचा रही थी। इससे पहले उसका कोई परिवार नहीं था, वह लंबे समय तक अनाथ रहा, उसका कोई दोस्त नहीं था। देखो क्विन, हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं, लैला ने कहा। ठीक वैसे ही जैसे हमने लियो और एरिन को वैम्पायर की दुनिया में छोड़ दिया था। हम सब वापस लौटेंगे। सभी ने अपनी चिंताएं और इच्छाएं बता दी तो काफ़ी चर्चा हुई। कुछ लोग लैला और सिया के लिए चिंतित थे, लेकिन उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे ठीक हो जाएंगे। अंत में ऐसा लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अलगाव तो होगा ही। हैरानी की बात है कि क्विन ने सोचा कि शायद काज ने इस बारे में कुछ कहा होगा। दरअसल उसे उम्मीद थी कि वह ऐसा करेगी। लोगन और वोर्डन के अलग होने के बाद वे दो इंसान थे जिन पर अब वह नज़र नहीं रख सकती थी। हालांकि उसने कहा कि उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए कहा गया था, और वह व्यक्ति पॉल था। पॉल जहां भी जाता वह भी वहां जाती।
फैसला हो जाने के बाद उन्हें कुछ चीज़ें तय करनी थीं। सबसे पहले उस बड़े जहाज़ का क्या किया जाए। वह इतना बड़ा था कि उसे किसी भी ग्रह या ऐसे ही किसी ग्रह पर बिना किसी उपद्रव के ले जाना संभव नहीं था। पॉल ने फिर से एक अच्छा सुझाव दिया था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाज़ मुख्यतः जानवरों के क्रिस्टल से चलता था और अभी उनके पास काफ़ी क्रिस्टल थे। उन्हें बाद में किसी तरह और क्रिस्टल इकट्ठा करने होंगे, लेकिन अभी उन्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उनका सुझाव था कि उनमें से एक हर समय जहाज़ पर रहे। लोगान एक ऑटोपायलट डिवाइस बना सकता था, साथ ही एक ऐसा सिस्टम भी जो पूरे जहाज़ के नियंत्रण को और भी आसान बना दे। वे उसे अंतरिक्ष में एक ऐसे क्षेत्र में घुमा सकते थे जहां कोई नहीं था, एक ऐसी जगह जहां न कोई मालिक था और न ही उन्हें ढूंढने की जहमत उठाएगा। बड़े जहाज़ पर भंडारण इकाई के अंदर छोटे अंतरिक्ष यान थे जिनका इस्तेमाल वे यात्रा के लिए कर सकते थे। फिर वे टेलीपोर्टर खरीदते और जो कुछ भी उनके पास होता उसे मुख्य जहाज़ पर वापस ला सकते थे। वे इस बड़े जहाज़ को अंतरिक्ष में घूमते हुए अपने घर या अड्डे की तरह इस्तेमाल करते। जहाज़ के साथ रहने के लिए उन्होंने जिस व्यक्ति को चुना था उसके लिए उनके पास दो विकल्प थे, या तो फैक्स या पीटर। वे जब चाहें उनमें से किसी एक को चुन सकते थे। हालांकि जब फैक्स को इस विचार का सुझाव दिया गया तो उसने लगातार शिकायत की। उसने कहा कि अगर उसे पता होता कि उसे अपनी जिंदगी एक जहाज़ पर बितानी है तो वह पिशाच ग्रह पर ही रुक जाता। आखिरकार पीटर को इस भूमिका के लिए चुन लिया गया। उन्होंने कोई चिंता जाहिर नहीं की क्योंकि उन्हें कोई चिंता जाहिर करने के लिए वहां मौजूद ही नहीं था। हालांकि ये सब होने से पहले उन्हें बाकी लोगों को उनकी ज़रूरी जगहों पर वापस भेजने का कोई रास्ता ढूंढना था। बुगन से मिली जानकारी के अनुसार पृथ्वी के टेलीपोर्टर स्टेशनों को एक तटस्थ क्षेत्र माना जाता था। सभी ने उन्हें वैसे ही छोड़ने का निर्णय लिया जिससे घुमक्कड़ यात्री और गुट के सदस्य जहां चाहें वहां जा सकें। तो आखिरकार एक योजना बनी। सबसे पहले वे पृथ्वी पर बड़े यान को छोड़ने के लिए एक जगह ढूंढेंगे और पीटर उसकी देखभाल करेगा। फिर वे उसमें मौजूद छोटे अंतरिक्ष यान में से किसी एक का इस्तेमाल करके सबसे नज़दीकी पृथ्वी स्टेशन की ओर चलेंगे। वहां हर कोई अपने रास्ते अलग कर लेगा। अगर उन्हें एक दूसरे से संपर्क करना होता तो वे ऐसा कर सकते थे। लोगन ने अंतरिक्ष यान के संचार उपकरण को मुखौटों से जोड़ दिया था। वे चाहे कहीं भी हों किसी भी समय उस बड़े यान से संपर्क कर सकते थे। फिर अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हुए यह बाकी लोगों पर निर्भर था कि वे तय करें कि वहां से कहां जाना है, किस गुट में शामिल होना है। कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि कम से कम लैला और सिया के लिए वे जब चाहें वापस नहीं आ पाएंगी, जबकि लोगान और वोर्डन शायद ज़्यादा आज़ादी से घूम फिर पाएंगे, जहाज़ और अपने परिवारों के पास वापस जा पाएंगे और समय समय पर दूसरों से मिल पाएंगे। बातचीत खत्म होने के बाद सबसे पहले क्विन कमरे से बाहर निकला। मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ, उसने कहा। कल आप सबसे मिलूंगा। उसकी आंखें मरी हुई लग रही थीं और सबको थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने उसे पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। हमारे पास कोई चारा नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोगन ने कहा। ये सब के लिए और क्विन के लिए भी सबसे अच्छा है। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक एक करके लोग कमरे से बाहर जाने लगे। केवल वोर्डन, पॉल और काज ही बचे थे जो पॉल पर नज़र रखने के लिए रह गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आप पहले ही कुछ कहना चाहते थे, वोर्डन ने पूछा। जैसे कोई और विकल्प भी हो। पॉल सही कह रहा था, ये लड़का वाकई बहुत समझदार था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इस लड़के ने जिंदगी में कितनी मुश्किलें झेली होंगी कि वह ऐसा बन गया। ऐसा इंसान दूसरों पर जरा भी भरोसा नहीं करता। जाहिर है लोगों के पास हमेशा एक विकल्प होता है। मेरा आखिरी सुझाव यही होगा कि किसी भी गुट में शामिल न हो, पॉल ने जवाब दिया। अपना खुद का गुट शुरू करो। जिन लोगों की तुम परवाह करते हो उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित करो। इस जहाज को मुख्यालय की तरह इस्तेमाल करो। हम में से पर्याप्त लोगों और पर्याप्त शक्ति के साथ हम दूसरों से भी मुकाबला कर सकते हैं। हम भले ही छोटे हों, लेकिन इसका मतलब है कि हम जल्दी फैसले ले सकते हैं और तेज़ी से काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो इस भूमिका को निभाने के लिए उपयुक्त हो। क्विन इस भूमिका को निभाने के लिए उपयुक्त नहीं है। सब सो गए थे और उस रात क्विन को सोने में पहले से कहीं ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आधी रात को सुबह के वक्त एक खास खुशबू उसकी नाक में घुसने लगी। यह एक ऐसी खुशबू थी जिसे वह पहचानता था और उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। उसने बिस्तर की चादरें फेंक दी और गंध की ओर भागा। नहीं 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 नहीं, क्विन ने घबराहट में कहा। जब वह आखिरकार पहुंचा तो वह दूसरे कमरों में से एक में था। कमरा पूरी तरह से खून से लथपथ था, हर जगह खून बिखरा हुआ था। हर आदमी की गर्दन पर साफ घाव था। लेफ्टिनेंट बुगन सहित 3 लोग मारे गए थे और क्विन को अच्छी तरह पता था कि वे कौन थे। काज, क्विन दरवाजे के सामने खड़ा लाशों को घूर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खून देखकर उसके मुंह में लार टपकने लगी। बहुत समय हो गया था जब ऐसा कुछ हुआ था।
खुद पर नियंत्रण रखो। जाने से पहले लियो ने क्विन को एक सलाह दी थी जो उसके काम आई। भूख और लालसा को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने का एक तरीका था और वह था अपनी क्यूई का इस्तेमाल करना। उसने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। सच कहूं तो क्विन लियो से क्यूई के इस्तेमाल के बारे में और जानना चाहता था। समस्या ये थी कि चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं कि उसे समय ही नहीं मिल रहा था, लेकिन लियो ने उसे चिंता न करने को कहा। उसकी मदद के बिना भी वह सही रास्ते पर था। क्विन जिस चीज़ से जूझ रहा था, क्यूई का इस्तेमाल करने वाले सभी लोग भी उसी तरह जूझ रहे थे। आखिरकार तकनीक काम करने लगी और उसका मन और शरीर अब अपने सामने बहते खून के बारे में नहीं सोच रहा था। काज, ये वही होगी। और कौन उन्हें मारेगा? हालांकि उसके विचार अचानक ही बगल से आती हुई कुछ कराहों की आवाज़ों से टूट गए। जब उसने मुड़कर देखा तो पॉल खड़ा दिखाई दिया। बस वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं था। रार, वह वहाँ थोड़ा झुका हुआ खड़ा था, उसके दोनों दांत लंबे हो गए थे और उसकी आंखें भयंकर लाल हो गई थीं। पॉल ने खून पी लिया है, लेकिन अभी तक उसे ऐसी गंध नहीं आई है और उसके पास क्यूई नियंत्रण नहीं है। अगले ही पल पॉल बेकाबू होकर क्विन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। पॉल तेज तो था, लेकिन क्विन की क्षमता के आगे कुछ भी नहीं। क्विन को बस यही चिंता थी कि उसे गिराते समय वह खुद को कैसे संभाले। पॉल अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ठंडी धातु की सतह से टकराया और वह धातु के फर्श पर घसीटने लगा। चिंता मत करो क्विन, यह मेरे पास है, फैक्स ने कहा। अपनी बोतल से खून निकालकर उसने पॉल को थोड़ा सा दिया जिससे उसकी वासना शांत हो सके और उसकी भूख पर काबू पाया जा सके। फैक्स को भी खून की गंध आ गई थी, इसलिए वह जांच करने बाहर आया। उसने देखा कि क्या हो रहा है और जल्दी से स्थिति संभाली, पॉल को रस्सी से बांध दिया। तेज आवाज ने कई लोगों की नींद उड़ा दी थी और आखिरकार सब लोग ये देखने के लिए दालान में आ गए कि आखिर यह शोर शराबा किस बात का है। सभी अलग अलग कमरों में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ही दालान में एक दूसरे के बगल वाले कमरे में रहना चुना था। क्या हुआ? लैला ने आंखें मलते हुए पूछा। जब सिया ने शवों को देखा तो उसने अपना मुंह खोला जैसे कि वह चीखने वाली हो, लेकिन वोर्डन ने तुरंत कार्रवाई की और अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। बहुत बढ़िया, लोगन ने कहा, ये जानते हुए कि उसने उन सभी को एक बड़ी चेतावनी से बचा लिया है। इधर उधर देखते हुए क्विन ने देखा कि दो लोग गायब थे। काज और पीटर कहाँ हैं? उन्होंने उस कमरे की जांच की जिसमें काज कथित तौर पर ठहरी थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। जब वे पीटर के कमरे में गए तो वह अंदर तो दिखाई दिया, लेकिन वहां का नज़ारा वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। क्विन दूसरों की आंखें देख सकता था और दौड़कर दरवाजे की तरफ गया तो देखा कि पीटर दीवार से सटा हुआ अपने अंगों के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। वे कई जगहों पर और काफी बुरी तरह कुचले गए थे। मुझे माफ करना क्विन, पीटर ने कहा। वो काज थी, उसने मुझसे रिमोट छीन लिया था। कल क्या करना है ये तय करने के बाद पीटर को रिमोट और एक और कंट्रोलर दे दिया गया ताकि वह सब कुछ समझ सके। आखिरकार उसे जहाज पर काफी समय तक रहना था, इसलिए बेहतर होगा कि वे पहले से ही इस तरह के काम शुरू कर दें। वह उन्हें क्यों मारेगी और अब वह कहाँ है? लैला ने पूछा। तभी रैंप के नीचे उतरने की आवाज़ सुनाई दी। चूंकि सब लोग वहां खड़े थे, उन्हें पता चल गया कि किसी और ने जहाज चालू कर दिया है। फैक्स, इसे साफ करो, क्विन ने कहा। वे अब मर चुके हैं, इसलिए हम उनके शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खून जमा कर लो और कुछ हिस्से पीटर को खिला दो ताकि वह ठीक हो सके। और क्विन अंतरिक्ष यान के पीछे चला गया। कुछ देर तक सभी लोग वहीं खड़े रहे, कुछ भी नहीं बोले। क्या क्विन ने सचमुच ऐसा कहा था? लैला ने अंततः पूछा। हाँ, वोर्डन ने उत्तर दिया। क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या पिशाचों वाली घटना के बाद से वह इन सब के प्रति संवेदनहीन हो गया है? लैला ने पूछा। हाँ, पर वो सही कह रहा है, फैक्स ने जवाब दिया। आखिरकार हमें यही करना होगा, कम से कम उनका इस्तेमाल इसी तरह तो होगा। बाकी लोग वहां से चले गए क्योंकि वे ज्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और सिर्फ फैक्स और पॉल ही इस विभत्स काम पर अकेले रह गए। ओह बॉय, फैक्स ने तीनों शवों को देखते हुए कहा। जब क्विन पहुंचा तो उसने देखा कि काज रैंप पर चढ़ रही है और रैंप उसके पीछे बंद होने लगा था। वह बाहर क्यों थी? तभी उसने उसके कपड़ों और चेहरे पर खून के छींटे देखे। वह सहजता से एक प्यारी सी मुस्कान के साथ क्विन के पास गई। उसे पता था कि उसने क्या किया है। वह अपने साथ आए बाकी सैनिकों से निपटने के लिए बाहर गई थी। क्या तुमने अंदर पड़े शवों का निपटारा किया? काज ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह किसी प्रकार की प्रशंसा की अपेक्षा कर रही हो। तुम्हें क्या हो गया है? क्विन चिल्लाया। तुमने उन्हें क्यों मारा? उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह थोड़ी उलझन में लग रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने ये हमारे लिए किया, मिशन के लिए। तुमने तो पहले ही तय कर लिया था कि हम वापस सेना में नहीं जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि उन्हें पता ही न चले कि हम जिंदा हैं। अगर वे सब मर गए तो कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा या ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि हम कहाँ हैं।
क्या हम उनकी यादें मिटा नहीं सकते थे? क्विन ने जवाब दिया, तुम्हें उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, काज ने पैर पटकते हुए कहा। उस लेफ्टिनेंट पर तो ये काम नहीं करता, मुझे पता है। हम किसी एक को यूं ही नहीं छोड़ सकते। उन सबको मरना ही होगा, यह मिशन के लिए है। और पीटर पर हमला, क्विन ने ज़मीन की ओर देखते हुए कहा। उसने लड़ाई के लिए अपना हाथ मुट्ठी में भींच रखा था। क्या ये भी मिशन के लिए था? यह ऐसी बात थी जिसे वह माफ़ नहीं कर सकता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि काज किस पद पर है, वह यूं ही उसके करीबी लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। पीटर तो कंट्रोलर देने से इनकार करके बस उसके प्रति वफादारी दिखा रहा था। जब मैं उसे मार सकता था तब मैंने उसे नहीं मारा। मैंने बस उससे रिमोट मांगने को कहा था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए ये गंदे काम करके तुम्हें चौंका दूंगा, ताकि तुम्हारे हाथ खून से न रंगें। हम ही वे आंसू हैं। क्विन को लगा कि वह देख सकता है। उन्हें देखकर उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। वह अब भी नाराज था, लेकिन उसकी कही हर बात सच्ची लग रही थी। मैंने अच्छा काम किया है ना? उसने पूछा। क्विन को अब एहसास होने लगा था कि शायद उसके साथ जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गलत था। आखिर फर्स्ट फैमिली ने उसके साथ क्या किया? बस अगली बार ये बातें मुझसे ज़रूर कहना, क्विन ने कहा। जल्दी से खुद को संभालते हुए काज हमेशा की तरह क्विन के पास से गुजरी और अपने कमरे की ओर जाते हुए सीटी बजाने लगी। क्या क्या वो सब नाटक था? पर वो तो बिल्कुल असली लग रहा था। अब काज और पहले वाले को देखकर असली कौन सा था? ओह, मैं अपने कमरे में पृथ्वी की स्थिति के बारे में ताज़ा रिपोर्ट भेज रही हूँगी, इसलिए मुझे ढूंढने मत जाना, उसने कहा। जब काज उसके कमरे में पहुंची तो उसने आंखें बंद कर लीं और एक खास व्यक्ति के बारे में सोचने लगी। आखिरकार किसी ने उससे संपर्क किया और उसने जवाब दिया। ओह काज, मैं समझ गया, तुम अपनी पहली रिपोर्ट बना रहे हो। यह 8वीं पिशाच नेता जिल थी। जाने से पहले उसने अपनी क्षमता से काज के साथ संपर्क स्थापित कर लिया था। इस तरह चाहे वे कहीं भी हों, वे दूरसंवेदी तरीके से संवाद कर सकते थे। हालांकि चूंकि काज के पास ये क्षमता नहीं थी, इसलिए काज उसके दिमाग तक संदेश नहीं भेज सकता था। जिल के लिए यह ऐसा था जैसे कोई उसे फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश कर रहा हो, जहां वह कॉल को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती थी। काज ने जिल को बताया कि उसने मानव जगत की स्थिति के बारे में क्या सीखा था और यह उसका काम था कि वह इसे बाकी सभी को बताए। लेकिन वह इस व्यवस्था के प्रति पूरी तरह वफादार नहीं थी, क्योंकि ब्रायस ने उसे कुछ और भी बताया था। अगर उसे वाकई ज़रूरी समझा जाता तो उसे जिल के पास जाने से पहले वापस आकर सीधे उसे बता देना था। हालांकि उसे लग रहा था कि उसे बताने लायक कुछ भी नहीं है। और हमारे जो लोग पहले वहां थे, क्या आपको पता चला कि उनके साथ क्या हुआ? जिल ने पूछा। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हो सकता है कि जब ग्रेलिश परिवार ने ठिकानों पर हमला किया था तब उनकी मौत हो गई हो, लेकिन इसमें हमारे सभी जासूसों का जिक्र नहीं है। यह अजीब है कि उनमें से एक भी जवाब नहीं दे रहा है। जैसे ही हमारे पास और जानकारी होगी मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। रिपोर्ट पूरी थी। वापस लौटने पर सब लोग अब रसोई में थे। उन्हें नाश्ता करना था, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा था उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उन्हें सचमुच भूख नहीं लगी थी। तुमने खून कहाँ रखा? क्विन ने फैक्स से फुसफुसाते हुए पूछा। वहाँ एक फ्रीजर है जो रक्त को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त ठंडा है, और मैंने मेडिकल बे से कुछ पैक लिए। ये जानना अच्छा था, क्योंकि क्विन ने अपने आंकड़ों को बेहतर बनाने के लिए उनमें से प्रत्येक के खून में डुबकी लगाने की योजना बनाई थी। काज के बारे में क्या? फैक्स ने पूछा। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमें उस पर नज़र रखनी होगी, शायद पॉल से भी ज़्यादा। एक शयन कक्ष में पॉल अपने बिस्तर पर सिर झुकाए बैठा था। उसके सामने फैक्स बैठा था। मैं कब से परामर्शदाता बन गया, फैक्स ने सोचा। पॉल को शांत होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बाद एक और दौर शुरू हुआ, सदमा। इसके पीछे एक से ज़्यादा वजहें थीं, और क्विन कहीं अपने काम में व्यस्त था। ऐसे में सिर्फ फैक्स ही था जो उससे इस अनुभव के बारे में बात कर सकता था। पीटर भी वहाँ था, लेकिन लोगों से बात करते समय वह सबसे अच्छा विकल्प नहीं था। पॉल के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने पहले कभी ऐसा एहसास महसूस नहीं किया था। लियो ने उसे तैयार करने के लिए कुछ बातें बताई थीं, लेकिन असल बात कुछ और ही थी। उसे लगा जैसे वह नियंत्रण से बाहर है। उसका शरीर और मन अपनी अपनी हरकतें कर रहे थे, फिर भी वह अभी भी मौजूद था और अपने काम के प्रति सचेत था। चिंता मत करो, फैक्स ने कहा। ये सिर्फ उन इंसानों के साथ नहीं होता जो पिशाच बन गए हैं। ये हम सब के साथ होता है। जितना ज़्यादा आप इसके संपर्क में रहेंगे, इसे नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा। बस ध्यान रखना कि इसकी लत न लग जाए। अगर तुम चाहो तो मैं इस प्रक्रिया में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे या ऐसा ही कुछ हो, मैं तुम्हें देने के लिए मात्रा नियंत्रित कर दूंगा। वरना पहली बार खाने वाले तब तक खाते रहेंगे जब तक उनका पेट न भर जाए। खैर, तुम्हारे साथ ताकतवर पिशाच हैं। अगर तुम नियंत्रण से बाहर हो गए तो मैं और क्विन तुम्हें रोक सकते हैं।
पॉल को नशे की लत लगने की ज़्यादा चिंता नहीं थी। उसने पहले भी कई ऐसे काम किए थे जिनके लिए बहुत ज़्यादा समर्पण और आत्मसंयम की ज़रूरत होती थी। इसीलिए उसे इतना बेकाबू होना अजीब लग रहा था। उसके लिए यह पहली बार था। क्विन का नाम सुनते ही पॉल ने अपना सिर उठाया और थोड़ा सा गुस्सा किया। क्विन, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। पॉल ने अपनी सीट से उठकर कमरे में घूमते हुए कहा। आखिरकार वो रुका और मानो कहीं से दीवार पर मुक्का मारा। एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, लेकिन दीवारें मजबूत थीं और बस एक छोटा सा निशान दिखाई दे रहा था। क्या उसे इस समूह का नेता नहीं होना चाहिए? वह उस लड़की को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता? उन पुरुषों को क्यों मरना पड़ा? पॉल ने पूछा। स्थिति थोड़ी पेचीदा है, फैक्स ने जवाब दिया। वह हमारे ग्रुप से नहीं है, इसलिए वह हमारी बात नहीं सुनती। ये तो बस एक बहाना है, पॉल ने झल्लाकर कहा। अगर वो जिम्मेदार है तो उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अपनी हद से बाहर न जाए। मुझे पता है उसने ये आदेश नहीं दिया, वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ें न हों। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सब उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं तो बस यही देख पा रहा हूं कि वह पर्याप्त है। फैक्स ने जवाब देने से पहले कुछ देर रुककर अंततः अपना उत्तर दिया। लेकिन वह तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को बचाने में कामयाब रहा, है ना? हो सकता है कि क्विन कभी कभी सही फैसले न ले पाए या बहुत देर से काम करे, लेकिन जब सचमुच मायने रखता है तो वह कामयाब ज़रूर होता है। उसने मेरी जान बचाई, समझ रहे हो? तुमने काउंसिल रूम में उन डरावने दिखने वाले बूढ़े लोगों को देखा। उसने मुझे बचाने के लिए उनमें से हर एक का सामना किया। एक अच्छा नेता होने का मतलब सिर्फ अच्छे फैसले लेना नहीं है। उसके आसपास के लोग उसकी इसमें मदद कर सकते हैं, बल्कि ये सही लोगों को चुनने और उनका विश्वास जीतने के बारे में है। जैसे क्विन हमारे लिए कुछ भी करेगा, मुझे यकीन है कि हम भी उसके लिए कुछ भी करेंगे। मेरे लिए वह एक अच्छा नेता है। खून की कुछ बूंदें पीने के बाद क्विन की ताकत में एक अंक की वृद्धि हुई, जिससे बिना कोई हथियार पकड़े उसकी ताकत 49 हो गई। अलग अलग लोगों के खून से आंकड़े हासिल करना मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि यह अभी भी उसके लिए मजबूत होने का सबसे तेज तरीका था, क्योंकि अब लेवलिंग के लिए काफ़ी अनुभव की ज़रूरत थी। बस एक ही समस्या थी कि कब वह अपने आंकड़ों की सीमा तक पहुंचता। क्विन के वहां न होने का कारण यह था कि वह बर्बाद शहर की खोज करने के लिए मैदान में गया हुआ था। उसे वहां के अवशेष मिले थे जहां सेना ने एक अस्थायी अड्डा बनाया था, लेकिन वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और क्विन को कहीं भी लाशें नहीं मिलीं। काज ने जो भी किया, उसने उसे छिपाने का अच्छा काम किया। क्विन इसे केवल जमीन पर पड़े खून के कुछ धब्बों के माध्यम से ही ढूंढ पाया, जिसे उसके सिस्टम ने उसके लिए एकत्र कर लिया था। जब वह अंततः वापस लौटे तो ऐसा लगा कि अब सभी लोग रवाना होने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। पहला लक्ष्य विशाल अंतरिक्ष यान को छिपाना था। वे एक पहाड़ी इलाके में गए जो माना जाता था कि सबसे नज़दीकी पृथ्वी स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। यह एक बेहतरीन जगह थी क्योंकि वे बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे हुए थे जिन पर लोग चढ़ नहीं सकते थे, और वहां जीवन के किसी भी निशान का अभाव था। इसे देखने का एकमात्र तरीका यही था कि वे अपने ही किसी जहाज़ में उड़ रहे हों। अंतरिक्ष में जाने से पहले यह उनके लिए एक अस्थायी पड़ाव ही था। पीटर वहां अकेला रह गया और समूह ने रवाना होने से पहले अलविदा कहा। अलविदा कहने में सबसे ज़्यादा समय लोगान का था। वह उसे ऑटो पायलट सिस्टम और जहाज़ के कंट्रोलर पर हर बटन के काम करने के तरीके पर पॉप क्विज देने में व्यस्त था। पहले की तरह पीटर जानकारी याद रखने में बहुत कुशल था। पीटर, हम साथ मिलकर और भी चीज़ें बनाने के लिए वापस आएंगे। जिंदा रहना, लोगन ने स्टोरेज रूम की ओर जाने से पहले कहा। भंडारण कक्ष की ओर बढ़ते हुए वहां सचमुच कई छोटे आकार के अंतरिक्ष यान थे। पहले लोगान उनमें से एक को संशोधित करने में व्यस्त था। भंडारण कक्ष में रखे ये यान सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मानक यान थे, इसलिए उसने कुछ बदलाव किए ताकि यह एक व्यावसायिक यान जैसा लगे। साथ ही उसमें मौजूद कुछ हथियारों को भी छिपा दिया। बाकियों की तुलना में इसकी डिज़ाइन ज़्यादा साधारण थी। आगे की तरफ एक छोटा सा बुलबुला जैसा कांच का कवच और एक ज़्यादा साधारण अर्धवृत्ताकार आकार बैठने की जगह और एक साधारण शौचालय के अलावा उसमें और कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी यह जहाज लगभग 15 लोगों को ले जाने के लिए बनाया गया था। तो 7 लोगों के साथ, माफ़ कीजिए, बोडेन समेत 8 लोगों के साथ ये काफ़ी जगहदार था। वे रवाना हो चुके थे और आखिरकार पृथ्वी स्टेशन पर पहुंच गए थे। यहाँ से पृथ्वी के आसपास स्थित अन्य पृथ्वी स्टेशनों पर टेलीपोर्ट किया जा सकता था। उनका मुख्य उपयोग बाहरी ग्रहों से पृथ्वी पर वापस आना था। ऐसे बहुत कम ग्रह थे जिनमें इस तरह के बड़े स्टेशन थे, खासकर ज़्यादा खतरनाक ग्रहों में। फिर भी वे क्विन के समूह के लिए नहीं, बल्कि बाकी लोगों के लिए अपने अपने परिवारों के घर जाने के लिए थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने छोटे छोटे अंतरिक्ष यान लेकर अंदर बाहर आ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और अभी भी कुछ व्यवस्था कायम है, या कम से कम गृहयुद्ध के समय तो शांति है।
जहाज रखना एक विशेषाधिकार था और इसे चलाना काफ़ी महंगा था, इसलिए वे कल्पना कर सकते थे कि जिन लोगों को वे जहाज में देख रहे थे वे या तो अनुभवी यात्री थे या अपने गुट में उच्च पदों पर थे। वहां पहुंचकर और अपना जहाज पार्क करने के बाद वे स्टेशन में दाखिल हुए और अब एक दूसरे को अलविदा कहने का समय आ गया था। सभी को याद रखना कि यदि आप मुख्य जहाज से संपर्क करना चाहते हैं तो हम ऐसा करने के लिए मास्क का उपयोग कर सकते हैं, लोगन ने आखिरी बार सभी को समझाने के लिए कहा। क्विन, जब हम वापस आने के लिए तैयार होंगे तो हम आपको पहले ही संदेश भेज देंगे, लैला ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक अच्छा विचार है? क्विन ने लैला से आखिरी बार पूछा। क्विन, मेरी माँ, वो अब भी प्यो का हिस्सा हैं, लैला ने कहा। दरअसल मैंने तुम्हें ये नहीं बताया, लेकिन वो प्यो की लीडर्स में से एक हैं, इसलिए तुम्हें मेरे चोटिल होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा नहीं होने देंगी। हालांकि लैला को इस बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि क्विन उसके बारे में चिंता करे। शुद्ध की एक नेता, क्विन बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। ये जटिल है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह उनके कामों से सहमत नहीं है। वह ऐसा नहीं चाहती। मैं उसे वापस लाना चाहता हूं। मैं मदद कर सकता है। नहीं, हम पहले ही इससे गुजर चुके हैं। पहले अपनी परेशानी से छुटकारा पाओ। ठीक है, लेकिन लैला, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। वादा करो कि तुम मांगोगी। इंतज़ार मत करो और सीधे पूछ लो। उसने कुछ देर सोचा। वह नहीं चाहती थी कि क्विन इसमें शामिल हो। उसका क्या हाथ था और उसे अपनी भी कई समस्याओं से निपटना था, लेकिन न जाने क्यों ये शब्द सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और वह खुद को ये कहे बिना नहीं रह सकी, मैं करूंगी। वोर्डन, लोगन, मुझे पता है कि तुम दोनों सुरक्षित जगहों पर जा रहे हो, इसलिए शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यही बात तुम दोनों पर भी लागू होती है। तुम सब फैक्स को बचाने के लिए मेरे साथ आए हो। कम से कम यह एहसान तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। दोनों लड़कों ने क्विन की ओर सिर हिलाया, फिर हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले लगा लिया। ओह वोर्डन, दूसरे आदमी को भी बता दो कि मैंने अलविदा कह दिया है। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो उन्होंने सोचा कि क्विन वोर्डेन की बात कर रहा है, जिसे वोर्डेन अपने साथ इस यात्रा पर ले जा रहा था, लेकिन वोर्डेन जानता था कि वह वास्तव में सिल की बात कर रहा था। वह वास्तव में ऐसा चाहेंगे, वोर्डन ने उत्तर दिया। जब उनके घर का स्टेशन आता तो वे अपने टिकट दिखाते और टेलीपोर्टर में चढ़ जाते। लड़कियां पहले कहीं चली जाती, फिर लोगन और आखिर में वोर्डन, जो सबसे आखिर में जाता, और वह कुछ देर क्विन को देखता रहा। यह शायद आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें देख पाऊंगा, क्विन। ब्लेड परिवार के पास वापस जाने के लिए टेलीपोर्टर में कदम रखने से पहले उसने सोचा। अब बाकी लोगों के चले जाने के बाद केवल 4 लोग ही बचे थे, फैक्स, क्विन, पॉल और काज। ये लोग एक साथ रखे जाने लायक नहीं थे क्योंकि उनमें से 2 हाल ही में शामिल हुए थे। पॉल का क्विन के खिलाफ कोई एजेंडा लग रहा था, जबकि क्विन भी यही बात कह सकती थी। और जहां तक काज की बात है तो इस समय वह किसी के भी पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसने निर्दोष सैनिकों की हत्या की थी और साथ ही वह प्रथम परिवार से भी संबंधित थी। फिर भी इसने उन्हें पास के एक रेस्टोरेंट में साथ बैठकर अच्छा समय बिताने से नहीं रोका। अर्थ स्टेशन के आसपास बहुत सारी दुकानें थीं, क्योंकि वहां आने जाने वालों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी। ये व्यापार के लिए एकदम सही जगह थी। वहां न सिर्फ रेस्टोरेंट और कपड़ों की दुकानें थीं, बल्कि जानवरों के कवच और क्षमताओं से जुड़ी दुकानें भी थीं। ये कई मंजिल वाला एक विशाल गुंबदनुमा शॉपिंग मॉल था। खाना आने से लेकर खाना खत्म होने तक उन चारों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया था। आखिरकार फैक्स से रहा नहीं गया। उसे किसी न किसी तरह की बातचीत करनी ही थी, कुछ भी। तो क्या आगे करने के लिए कुछ काम है? फैक्स ने पूछा। हमें कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होगी, पॉल ने जवाब दिया। जहाज में हमारे लिए काफ़ी खाना है, लेकिन उसे चलाने के लिए हमें अंततः क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसका बार बार इस्तेमाल करते रहें और इसमें छोटे जहाज़ भी शामिल हों, तो मैं कहूँगा कि हमारे पास 1 महीने के लिए काफ़ी है। हम यात्री के रूप में स्वयं शिकार पर जा सकते हैं, लेकिन हमें टेलीपोर्टर खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होगी। पॉल का मनी कार्ड और बाकी सब कुछ उससे छीन लिया गया था। ऊपर से वह सेना से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह वैसे भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। क्रेडिट सिस्टम अभी भी चल रहा था, लेकिन वह एक समस्या थी। क्विन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास क्रेडिट था, और वह कोई बहुत अमीर टाइकून नहीं था। एक छात्र के लिए तो वह काफ़ी अमीर माना जाता, लेकिन जहाज के लिए टेलीपोर्टर और क्रिस्टल खरीदने लायक पैसे तो नहीं थे, ये नामुमकिन था। यहाँ तक कि लोगन के माता पिता ने भी उसके खर्च की एक सीमा तय कर रखी थी। इस मामले में वे पूरी तरह स्वतंत्र थे। जितनी जल्दी हम किसी गुट में शामिल हो जाएं, उतना ही अच्छा है, पॉल ने कहा। इससे हमें एक स्थिर आय मिलेगी, उस गुट के इलाकों में रहने तक सुरक्षा मिलेगी और आज़ादी से जानवरों का शिकार करने का मौका मिलेगा। फिर अगर हम चाहें तो अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए टेलीपोर्टर खरीद सकते हैं। तो आखिरकार हमें एक को चुनना ही होगा, क्विन बुदबुदाया।
अगर लोगान का परिवार ब्री के साथ है तो हमारे पास दो विकल्प बचते हैं, सनशील्ड परिवार या ग्रेलिश परिवार। याद करो, जब क्विन उस युवा मालिक से मिला था तो उसे उसके बारे में कोई बुरी भावना नहीं थी। हालांकि शुरुआत में उसी ने इस पूरी लड़ाई को भड़काया था। शायद उससे निपटना मुश्किल होगा। एक बार जब हम किसी गुट में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं तो हम बड़े जहाज का इस्तेमाल करके कहीं उड़ान भर सकते हैं, पॉल ने कहा, और फिर हम छोटे जहाज का इस्तेमाल करके किसी छोटे ग्रह पर उड़ान भर सकते हैं। फिलहाल हमें टेलीपोर्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पॉल ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि उनके पास कितनी ताकत है और उसने उनकी लड़ाई से क्या देखा था। अगर क्विन उन सभी लोगों का प्रभारी था तो किसी एक पक्ष में शामिल होने से शक्ति का पैमाना भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता था। हो सकता है कि यह उतना त्वरित न हो जितना कि उन्हें दानव स्तर का हथियार मिल जाना या रिचर्ड एनो मिल जाना, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई, सब ठीक तो है? फैक्स ने पूछा, क्योंकि वह क्विन को उसके सिर पर हाथ फेरते हुए देख सकता था। हाँ, मुझे बस सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, क्विन ने खड़े होते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो रेस्टोरेंट से निकलने ही वाला हो। मैं थोड़ी देर टहलने जा रहा हूँ। हम 1-2 घंटे में फिर यहीं मिल सकते हैं। जब तक हम यहाँ हैं थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर सकते हैं। भविष्य में काम आने वाली चीज़ों की एक सूची बना लो। जाने से पहले क्विन ने फैक्स की तरफ एक नज़र डाली, यह जताते हुए कि वही जिम्मेदार है और इन दोनों की देखभाल करना उसका काम है। उसने उन दोनों की तरफ देखा और वे बस उसे खाली नज़रों से घूर रहे थे। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि धरती पर उसका समय इस तरह व्यतीत होगा। वहाँ घूमते हुए क्विन के लिए सोचना आसान हो गया। वह कई दुकानों के पास से गुजरते हुए हालात से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था। बस एक पल के लिए वह अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल जाना चाहता था। स्कूल में तमाम परेशानियों के बावजूद उस समय सब कुछ सरल लगता था। जगह शांत लग रही थी और लेफ्टिनेंट की बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसके झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। हालांकि क्विन को यह समझने में देर नहीं लगी कि सबके बीच तनाव वाकई बहुत ज्यादा था। ये तो बकवास है बुजुर्ग, एक दुकान में से एक आदमी चिल्लाया। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए ज्यादा पैसे ले रहे हो क्योंकि हम प्यो का हिस्सा हैं, है ना? यह एक चेतावनी थी। क्विन ने पहले कभी किसी को इतने खुलेआम ये कहते नहीं सुना था कि वे प्यो का हिस्सा हैं। तभी उसने देखा कि लगभग सभी के पास अपने गुटों के प्रतीक चिन्ह लगे हुए थे और लोग समूहों में चल रहे थे। फिर भी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो तय की गई बातों का कुछ सम्मान हो, जैसे कि पृथ्वी के स्टेशनों पर कोई लड़ाई न हो। बात यहीं नहीं रुकी। चलते हुए क्विन को कई बार लोगों ने रोका। वे भर्ती करने वाले लग रहे थे। वे कुछ खास गुटों में शामिल होने के फायदों के बारे में बात कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि वे 3 बड़े गुटों यानी प्यो में से किसी एक के अधीन हैं। यहाँ तो सेना भी भर्ती कर रही थी। वे सिर्फ उसे ही नहीं रोक रहे थे, बल्कि उन सभी को रोक रहे थे जिनके कपड़ों पर कोई कलगी नहीं लगी थी। उन्हें घुमक्कड़ कहा जाता था। आखिरकार क्विन के लिए ये सब बहुत ज्यादा हो गया और वह निराश होने लगा। वह 10 मीटर चलकर ही आता था कि कोई दूसरा उसके पास आता। वह आराम करना चाहता था, परेशान नहीं होना चाहता था। तभी उसे अपने मन को व्यस्त रखने के लिए एकदम सही चीज़ मिल गई। उसे एक वीआर कैप्सूल की दुकान मिली। ये दुकानें न सिर्फ गेमिंग पॉड्स बेचती थीं, बल्कि आपको थोड़ी देर खेलने के लिए किराए पर भी देती थीं। काफ़ी समय हो गया है ना, क्विन ने सोचा। उन्हें इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे समय में भी खेल चल रहे हैं, लेकिन अंत में हर किसी को किसी न किसी तरह से तनाव से मुक्ति पाना ही था और खेल उस निराशा से मुक्ति पाने का एक अच्छा साधन थे। यहाँ क्विन को सैन्य अड्डे पर मौजूद निजी सर्वरों तक पहुँच नहीं मिलेगी, इसलिए वह खेल में अपनी छाया क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। शुल्क चुकाने और पॉड में प्रवेश करने के बाद उसे एक और अंतर का एहसास हुआ। ये पॉड सभी चालू सर्वरों से जुड़ा था। ये सिर्फ सैन्य अड्डे के सर्वरों से ही नहीं था। उसकी यूज़र आईडी ब्लड इवॉल्वर सेना में तो जानी पहचानी थी, लेकिन उसके बाहर यह एक अनजाना नाम था। फिर भी सिस्टम ने उसे पहचान लिया और उसे पहले की तरह ही उसकी सामान्य आईडी से लॉगिन कर दिया। तारांकन डिंग, आपके पास 99 जोड़ सूचनाएं हैं। क्विन जब भी गेम में लॉगिन करता था यह आम बात थी और वह कुछ समय के लिए बाहर गया था, इसलिए उसे इसकी उम्मीद भी थी। ज़्यादातर नोटिफिकेशन ऐसे ही आते थे जो उसे जोड़ना चाहते थे। फ्रेंड रिक्वेस्ट के अलावा कोई भी मैसेज नहीं देख सकता था जब तक कि वो फ्रेंड ना हो। नोटिफिकेशन हटाने के बाद लगभग तुरंत ही और मैसेज आने लगे। क्या वो लोकप्रिय तो था, पर इतना लोकप्रिय कभी नहीं। सिर्फ इन नोटिफिकेशंस को साफ करना ही समय की बर्बादी होती, इसलिए उसने सोचा कि वो खेल शुरू कर देगा। लेकिन तभी उसे एक और बात ध्यान में आई। उसे उसके एक दोस्त ने कई संदेश भेजे थे। जब उसने देखा कि ये संदेश किसने भेजे हैं तो पता चला कि ये नेट की तरफ से आए थे। वहाँ पर संदेशों की एक श्रृंखला थी जो अलग अलग समय पर लिखे गए थे जब वह वहाँ से चले गए थे। ब्लड इवॉल्वर, दुनिया सचमुच बर्बाद हो गई है ना?
हमारे बेस पर भी बाकियों की तरह हमला हुआ था, लेकिन हमें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। मैं तुम्हें ये मैसेज सिर्फ ये देखने के लिए भेज रहा हूँ कि तुम सही सलामत बाहर निकल आए हो या नहीं। मुझे पता है कि तुमने मेरे पिछले मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी ताकत देखकर मुझे लगता है कि तुम बच जाती। इन सब हालातों को देखते हुए मैं और सैम सेना छोड़ने की सोच रहे हैं। अपडेट: मुझे नहीं पता कि तुम मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हो या अपने काम में व्यस्त हो, लेकिन याद रखो तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों लड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में अपडेट दे रहा हूँ। मैंने और सैम ने आखिरकार सेना छोड़ने का फैसला कर लिया है। अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि कहाँ जाएं। सोच रहा था कि क्या तुमने फैसला कर लिया है, शायद हम मिल सकें और दोनों एक ही सेना में शामिल हो सकें। चूंकि आपने जवाब नहीं दिया है, इसलिए हमने क्रोज नाम के एक गुट में शामिल होने का फैसला किया है। वे ग्रेलिश परिवार का हिस्सा हैं। हमें ऐसा करना ज़रूरी था क्योंकि सारी परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही थीं। वे अभी भी भर्ती कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी कर रहे हैं। हम कुडेंटी ग्रह पर हैं। सोचा कि अगर आप कभी मिलना चाहें तो आपको बता दूं। मुझे पता है कि आप जिंदा हैं ब्लड इवॉल्वर, और मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। सारे संदेश पढ़कर क्विन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है मैंने तय कर लिया है कि मुझे कहाँ जाना है। क्विन जब वीआर गेम खेल रहा था तो उसने सोचा कि कुछ मैच खेलकर अपना ध्यान दूसरी चीज़ों से हटा लेना चाहिए। उससे पहले वह सोच रहा था कि क्या उसे नेट को एक संदेश भेजना चाहिए कि वह ठीक है और उससे मिलने आ रहा है। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि उनकी स्थिति फिलहाल ऑफलाइन है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्विन ने सोचा। क्विन, सैम और नेट एक दूसरे को सभी के बीच हुए सैन्य अड्डे के टूर्नामेंट के दौरान बेहतर तरीके से जान पाए। उस समय उन्हें क्विन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और यही वह समय था जब उसने अपनी छाया क्षमता के बारे में सबको बताया था। बाद में जब वे वापस आए तो क्विन ने उसे बताया कि वह तथाकथित ब्लड इवॉल्वर भी था। इस वजह से नेट की इच्छा थी कि वे दोनों फिर से मिलें और पूरी ताकत से लड़ें। एक तो खेल में क्विन अपनी छाया क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, और दूसरा नेट के लिए भी यही बात उसके आत्मा शस्त्र के बारे में कही गई थी। अंत में क्विन ने फैसला किया कि संदेश न भेजना ही बेहतर होगा। पहला, उसने सोचा कि अगर नेट को पता चल गया कि वह उसे लगातार परेशान करेगा, उसने ये भी सोचा कि यह एक अच्छा सरप्राइज होगा। और दूसरा, अगर नेट किसी दूसरे गुट में शामिल हो गया तो क्विन को चिंता थी कि इससे उसके फैसले पर असर पड़ेगा। उसने एक फैसला कर लिया था और अब वह उस पर अड़ा रहना चाहता था। जब क्विन गेम खोजने के लिए आगे बढ़ा तो शुरू करने से पहले ही कुछ नोटिफिकेशन स्क्रीन सामने आ गईं। ऐसे संदेश जो आज से पहले कभी नहीं आए थे। सिस्टम संदेश में कहा गया, कृपया मिलान के लिए अपना ट्रैवलर आईडी नंबर डालें। क्विन के पास ट्रैवलर आईडी नहीं थी। आमतौर पर किसी गुट के अड्डे पर या किसी बड़े आश्रय में पंजीकरण कराया जा सकता था, लेकिन पृथ्वी स्टेशन पर कोई आईडी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने इसे छोड़ देने का फैसला किया। फिर कुछ विकल्प सामने आए। कृपया अपनी रैंक चुनें। रैंक एफ, रैंक ई, रैंक डी, रैंक सी, रैंक बी, रैंक ए, रैंक ए, रैंक ट्रिपल ए। ज़्यादातर रैंक धूसर हो गई थीं और क्विन सिर्फ ऊपर के 3 विकल्प ही चुन पा रहा था, रैंक डी से लेकर एफ तक। यह उसके लिए थोड़ा निराशाजनक था। उसे उम्मीद थी कि यह सैन्य अड्डे जैसा ही होगा जहां समान स्तर के लोगों से मुकाबला होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सार्वजनिक सर्वर अलग तरह से काम करते हैं। अपनी रैंक की पुष्टि के लिए यात्री आईडी के बिना यह उसे केवल 3 सबसे निचली रैंक चुनने की अनुमति देता था। हालांकि क्विन को समझ में आ गया था कि सिस्टम को इस तरह क्यों डिज़ाइन किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यात्रियों के लिए योग्यता का स्तर कम होता जा रहा था। यात्रियों को ऊपर बताए गए समान श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता था और यह उनके गुट के लिए हासिल की गई उपलब्धियों की संख्या से तय होता था। जब किसी यात्री की ताकत का निर्धारण करने की बात आती है तो उसके लिए और भी कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, उनकी लड़ने की क्षमता, उनके जानवरों के उपकरण और उनके आत्मा के हथियार। पीओ के नेता जैसे किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए रैंक एफ में रखना मूर्खतापूर्ण होगा क्योंकि वह तकनीकी रूप से लेवल 1 क्षमता का उपयोग करता था, जबकि उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। फिर भी उसके पास एक शक्तिशाली दानव श्रेणी का जानवर हथियार था। एक तरह से सैन्य स्कूलों में योग्यता स्तरीकरण प्रणाली में काफ़ी खामियां थीं और इससे सिर्फ भेदभाव ही होता था। उनकी योग्यता के अलावा किसी और चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता था। हालांकि पॉल के अनुसार उनके लिए यही सब मायने रखता था। वे बस अपनी तरफ मजबूत योग्यता वाले लोगों को चाहते थे। ज़्यादा उम्मीद न करते हुए क्विन ने निर्णय लिया कि वह संभवतः सबसे ऊंची रैंक, रैंक डी का चयन करेगा और उसके लिए एक उपयुक्त रैंक की तलाश शुरू कर दी। कुछ सैन्यकर्मी जो क्विन की प्रोफाइल फॉलो कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वह ऑनलाइन है और कुछ ने उसके मैच देखना शुरू कर दिया। इक्का दुक्का लोग ही थे क्योंकि उस दौरान उसकी लोकप्रियता काफ़ी कम हो गई थी। अरे, ब्लड इवॉल्वर सचमुच जीवित है। क्या हमें उसे भर्ती करने का प्रयास करना चाहिए?
सभी ने पहले ही प्रयास कर लिया है, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसने किसी का भी मित्रता अनुरोध स्वीकार नहीं किया है। आखिरकार खेल में उतरते हुए क्विन ने फैसला किया कि वह यह मैच अपने किसी भी बीस्ट गियर का इस्तेमाल किए बिना खेलेगा। उम्मीद है कि इससे यह उसके लिए थोड़ा और मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। वह अपनी रक्त क्षमताओं का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। सैन्य सर्वरों से उन्हें पहले से ही काफ़ी ध्यान मिल रहा था और वे नहीं चाहते थे कि यहाँ भी ऐसा ही हो। जब उसका प्रतिद्वंदी मैच करता तो उसे पता चल जाता कि उसका मुकाबला एक अनरैंक्ड खिलाड़ी से है। ज़्यादातर अनरैंक्ड खिलाड़ी सीधे स्कूल से निकले थे और अभी तक किसी गुट में शामिल नहीं हुए थे, या फिर कुछ अमीर बच्चे जिन्होंने ट्रैवलर न बनने का फैसला किया था लेकिन समय समय पर खेल खेलने का आनंद लेते थे। यह एक आसान मैच होगा, प्रतिद्वंद्वी ने सोचा। उसे क्या पता था कि क्विन भी यही सोच रहा होगा। सिस्टम ने कुछ भी नहीं सोचा था, जिससे उसे शक हो गया था कि शायद उसे इस लड़ाई का कोई अनुभव भी नहीं मिलेगा। खैर, शुरू से ही यह उसका लक्ष्य नहीं था। मुकाबला शुरू हो चुका था और प्रतिद्वंदी ने हमला बोल दिया। वह जमीन पर ऐसे फिसल रहा था और कट रहा था मानो आइस स्केटिंग कर रहा हो। फिर अपने पैरों के पास से 2 छोटी तलवारें निकालकर वह लड़ने के लिए तैयार था। मेरे तेल लगाने की क्षमता से डरो और मैं तुम्हें तेल लगा दूंगा, छोटे बच्चे, चिकना आदमी बोला। क्या उन्होंने अपनी योग्यता की घोषणा खुलेआम कर दी? क्विन बिना हाथों के ही स्थिर खड़ा रहा, उसने अपने दस्ताने भी नहीं पहने थे। जब उसने अपनी ओर आते हुए आदमी को देखा तो पता चला कि वह काफ़ी तेज़ गति से आ रहा था। उसने शायद अपने जानवरों वाले गियर को सक्रिय कर लिया था और साथ ही अपनी क्षमता का भी इस्तेमाल किया था। फिर भी क्विन के दिमाग में एक ही विचार था, धीरे। वह आदमी बहुत धीमा था। क्विन उससे ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन हाल ही में क्विन ऐसे विरोधियों से भिड़ रहा था जो उससे कहीं ज़्यादा तेज़ थे। जब वह आदमी अंततः क्विन के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुट्ठी जम गई। विजेता ब्लड इवॉल्वर। वहां मौजूद 3 या इतने ही लोग एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए। क्या चल रहा है? क्या ये किसी प्रकार की गड़बड़ी है? वे इतने हैरान इसलिए थे क्योंकि क्विन ने कोई खास जोरदार मुक्का या हरकत नहीं की थी। ये प्रभावशाली नहीं लग रहा था। फिर भी किसी तरह गेम सिस्टम ने तय कर लिया था कि क्विन की ताकत इतनी ज़्यादा है कि एक ही मुक्का उस आदमी का एचपी खत्म कर सकता है। कैप्सूल में एक गेम के बाद क्विन ने खेल छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने सबसे ऊंचा रैंक चुना था और जैसी कि उम्मीद थी उसके पास किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। हालांकि वापस जाते समय उसे यह बात सोचने पर मजबूर कर गई। अब उसकी ताकत क्या है? क्विन के लिए कौन सा रैंक उपयुक्त होगा? दूसरों के पास लौटकर क्विन ने उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। उसने बताया कि उसने एक सब डिवीजन गुट में शामिल होने का फैसला किया है जिसे ग्रेलिश के लिए छोड़ दिया गया था। बिना नाम के ग्रेलिश में शामिल होना लगभग नामुमकिन होता और अगर वे कोशिश भी करते तो मुश्किल में फंस जाते। क्विन का यही तर्क था। उसने बताया कि उसे सारी जानकारी एक भर्तीकर्ता से मिली थी। उन्हें और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जब अन्य लोग इधर उधर घूम रहे थे तो उनके पास भी कई बार लोग आए। बाकियों को कोई शिकायत नहीं थी और पॉल को एक बार लगा कि यह एक अच्छा फैसला था। सनशील्ड और ग्रेलिश परिवार में से पॉल को लगा कि ज़्यादा चालें या खेल वही होंगे। आखिरकार बाकियों से पहले कार्रवाई करने की दूरदर्शिता तो उनमें ही थी। क्विन के लिए नेट और सैम के बारे में बात करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उसके साथ मौजूद सभी लोग वास्तव में उन्हें नहीं जानते थे। अपने छोटे जहाज से वे वापस बड़े जहाज पर पहुंचे और पीटर से मिले जिसने बताया था कि कोई समस्या नहीं है। फिर पहली बार लोगान द्वारा बनाए गए सिस्टम का इस्तेमाल करके जहाज उड़ाना पूरी तरह से पीटर पर निर्भर था। बेशक सभी थोड़े घबराए हुए थे लेकिन जहाज ने अच्छी शुरुआत की थी और आसमान में भी ठीक ठाक ऊपर गया। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलना उन सभी के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अपने अनोखे शरीर और बेल्ट की वजह से आम इंसानों की तुलना में इससे निपटना आसान था। अंतरिक्ष में पहुंचते ही पीटर ने यान पर लगे सिस्टम का इस्तेमाल करके एक नो स्पेस जोन का पता लगाया। हर ग्रह का क्षेत्रफल गोलाकार दिशा में 2 करोड़ किलोमीटर था। उनके सेंसर और मशीनें इतनी ही दूरी तक पहुंच सकती थीं और दावा किया कि वह क्षेत्र उस ग्रह का है। यह उसी तरह था जैसे अतीत में देशों की समुद्री सीमा हुआ करती थी। इसलिए नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें बस उस जगह के पास का क्षेत्र ढूंढना था जहां वे जा रहे थे और फिर उस ग्रह से थोड़ा दूर नो स्पेस जोन में उड़ान भरनी थी। यान पर लगा नेविगेशन सिस्टम उन ग्रहों को दिखाएगा जिनके बारे में उन्हें पता था और जिनका नक्शा बना हुआ था। यह अन्य यानों के बीच इस्तेमाल होने वाले नियमित उड़ान पथ को भी दिखाएगा। पॉल के अनुसार जब तक वे इन चीज़ों से दूर रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। हालांकि पृथ्वी पर वापस आकर उन्हीं सेंसरों ने क्विन और उनके बड़े जहाज को जाते हुए भी देखा था। सर, एक बहुत बड़ा जहाज अभी अभी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकला है। ये हमारे ही किसी जहाज जैसा दिखता है, लेकिन किसी भी कर्मचारी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है और मैं उस कोड का उपयोग नहीं करता जो ये दिखा रहा है। क्या हमें इसके पीछे जाना चाहिए?
कर्मचारी ने पूछा। सर्वोच्च कमांडर ऑस्कर ने जहाज की कुछ तस्वीरें देखीं। उसने पहचाना कि यह उनके सैन्य आधार के प्रोटोटाइप में से एक था। इसमें कम से कम 2000 लोगों को रखने की क्षमता थी। उसे याद आया कि ग्रेलिश परिवार ने ही उस अड्डे पर हमला किया था। अभी के लिए छोड़ दो, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और हम तुरंत उनका पीछा नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटी स्काउट टीम भेजो जो उनके स्थान का पता लगाए, ऑस्कर ने आदेश दिया। अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलते समय पॉल को पहले लगा कि हालात मुश्किल हो सकते हैं। आमतौर पर कई सैन्य जहाज परिवहन मार्गों को कवर करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इतने कम समय में ही बहुत कुछ बदल गया था। अब ऐसे रास्तों पर कोई निगरानी नहीं थी, बल्कि सब कुछ एक तरह से खुला था। जहाज आते जाते रहते थे। कोई भी देख सकता था कि कई ऐसे भी थे जो कुछ ग्रहों से बचकर निकल जाते थे। हालांकि सुरक्षा के लिए पॉल ने सलाह दी थी कि वे ग्रहों के बीच इन परिवहन मार्गों से जल्द हट जाएं और एक लंबा रास्ता अपनाएं। हाँ, इससे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, जिसकी उनके पास वास्तव में असीमित आपूर्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वह सबसे ज़्यादा इस बात के बारे में सोच रहा था कि जहाज़ लोगों का ध्यान खींचेगा। उन्होंने जितने भी जहाज़ देखे थे उनमें से ज़्यादातर पर गुट के चिन्ह साफ साफ अंकित थे। एक तरह से ये दर्शाता था कि वे सुरक्षित हैं। उनके जहाज़ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं था। जब कोई इतना बड़ा जहाज़ देखता तो दो ही बातें सोचता। लगता है कि ये मुसीबत है, चलो दूर ही रहते हैं, या फिर अगर हमारे पास ऐसा कोई जहाज़ होता तो क्या होता। दूसरा विचार पॉल को परेशान कर रहा था। अगर किसी सेना ने इतना बड़ा जहाज़ देखा तो वो उसे अपनी शक्ति में शामिल करने की कोशिश कर सकता है। वो जहाज़ को पकड़ने के लिए एक बेड़ा भेज देगा। इस समय उनके पास अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी। जहाज़ उन चीज़ों से भरा हुआ था जिनका वे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वे जहाज़ को मुश्किल से ही नियंत्रित कर पा रहे थे, और यह सब सिर्फ लोगान द्वारा बनाए गए एक खास उपकरण की बदौलत ही हो पाया था। अंततः जब वे उस क्षेत्र के निकट पहुंच गए जहां ग्रह स्थित था, तो वे नो जोन में उड़ गए। अब जहाज़ को वहीं रुकने और यथासंभव कम ऊर्जा खपत करने के लिए भेजा गया। जहाज़ छोड़ने से पहले सभी को कुछ बातों पर चर्चा करनी थी, और यह उन्हें याद दिलाने के लिए था कि वे क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं। गुट में शामिल होने पर वे अपनी क्षमताओं के बारे में जानना चाहेंगे। शुक्र है कि अतिरिक्त ताकत, सहनशक्ति और गति जैसी चीज़ों को उच्च गुणवत्ता वाले पशुगिय के रूप में पारित किया जा सकता है, लेकिन वे अभी भी अपनी रक्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। तार की क्षमता ठीक है, मैं इसे बाहर युद्ध में दिखा सकता हूं और दावा कर सकता हूं कि मैं असली हूं, फैक्स ने कहा। जब तक मैं इसे किसी और को नहीं सिखाता तब तक सब ठीक रहेगा। काज, क्विन ने पूछा। मैं बस इतना कहूंगा कि मेरे पास पुनर्जनन क्षमता है। मैं अपनी ताकत और गति तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक हम मेरे लिए कुछ जानवरों वाला गियर नहीं खरीद लेते, काज ने जवाब दिया। क्विन को उसे यह बात कई बार दोहरानी पड़ी, लेकिन जब उसने कहा कि ऐसा इसलिए है ताकि उसके पिशाच होने का पता न चले, तो वह समझ गई और ध्यान से सुनने लगी। फिलहाल उसने कई पिशाचों की तरह कोई पशु सामग्री नहीं पहनी थी, लेकिन अगर उनके पास कुछ है, चाहे वह सबसे बुनियादी ही क्यों न हो, तो उसके लिए अपनी क्षमताएं दिखाना ठीक रहेगा। लोग जानवरों के गियर को देखकर ही उसके स्तर का अंदाज़ा लगा सकते थे। वे इसकी पुष्टि तब तक नहीं कर सकते थे जब तक कि उसे उतारकर उसकी जांच न की जाए, इसलिए वे इस तथ्य का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, अपनी अस्वाभाविक गति और ताकत को छिपाने के लिए। हालांकि जानवरों के गियर से किसी की प्राकृतिक उपचार क्षमता में सुधार नहीं होता था, इसलिए उन्हें इस बारे में सावधान रहना पड़ता था। इस लिहाज से पुनर्जनन एक अच्छा विकल्प था। खैर, मुझे लगता है कि मैं छाया क्षमता का उपयोग कर सकता हूं क्योंकि यह अंतर सैन्य बेस टूर्नामेंट में पहले ही प्रकट हो चुकी है, क्विन ने कहा। शायद ये सबसे अच्छा विचार न हो, पॉल ने जवाब दिया। मतलब, तुम्हें इसे हमेशा के लिए छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने भी टूर्नामेंट के दौरान तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना था, जब मैं वहां मौजूद नहीं था। तुमने काफ़ी हलचल मचा दी थी और कई लोग खुद के लिए ये शक्ति पाना चाहते थे। मुझे लगता है कि अगर आप इसे इस तरह के किसी मध्यम आकार के गुट को दिखाएंगे, तो वे ग्रेलिश परिवार को इसकी सूचना देंगे और सबकी नज़रें आप पर होंगी। फिलहाल बेहतर यही है कि हम ज़मीनी स्तर पर ही रहें, और एक बार हम तैयार हो जाएं, तो आपको छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुपर स्पीड कैसी रहेगी, क्विन? फैक्स ने सुझाव दिया। तुम हम सबसे तेज़ हो, और तुम्हारे ज़बरदस्त गियर और एक्टिव बूट्स के साथ कोई नहीं सोचेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा लग रहा है, क्विन ने जवाब दिया, लेकिन उसे थोड़ी परेशानी हुई कि उसे अपनी छाया क्षमता छिपानी पड़ेगी। फिर भी ज़्यादातर मामलों में वह दूसरों की नज़रों से बचकर लड़ पाएगा, और वह हमेशा अपनी छाया शून्यता का इस्तेमाल करके एक गुंबद बना सकता है और उसके अंदर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार पॉल की बारी आई। उसके पास अभी भी कोई योग्यता नहीं थी, और वह किसी भी चीज़ में महान भी नहीं था। वह बस एक महामानव था। उसे किसी भी योग्यता से वंचित करना मुश्किल होगा। हम असल में सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं, पॉल ने जवाब दिया। मैं प्यू का सदस्य हुआ करता था।
इससे पता चलता है कि मेरे पास अभी कोई क्षमता क्यों नहीं है, और जब मुझे कोई क्षमता मिलेगी तो सबको कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे समय में मैं मान रहा हूं कि लोग हर समय गुट बदलते रहते हैं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब हम बड़े गुटों की बजाय सिर्फ मध्यम गुट में जा रहे हैं। पॉल अब पहले से थोड़ा अलग दिखने लगा था। वह अब भी अपनी पिशाच जैसी क्षमताओं पर उतना नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, लेकिन यह उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। उसके चेहरे और सिर के ऊपर के बाल बढ़ते ही जा रहे थे और पॉल उन्हें बढ़ने दे रहा था। ये देखकर क्विन को आश्चर्य हुआ कि जब वह विकसित हुआ था उसके अलावा उसमें ज़्यादा बदलाव क्यों नहीं आया। उसने हमेशा यह मान लिया था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक पिशाच था, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। आखिरकार पॉल बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। ऊंचे ओहदेदारों के अलावा पॉल को पहचानने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे। क्विन को ये बात सिर्फ इसलिए पता थी क्योंकि वह दूसरे बेस का मुखिया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि दूसरे हेड जनरल कैसे दिखते हैं। एकमात्र ज्ञात सैन्य हस्ती लियो जैसे पिछले युद्ध के नायक और सर्वोच्च कमांडर ऑस्कर थे। लुक में बदलाव तो बस एक अतिरिक्त बदलाव था, आखिरकार सावधानी बरतना ही बेहतर था। जब उन्होंने तय कर लिया कि उनमें से प्रत्येक के पास क्या क्या क्षमताएं होंगी, तो क्विन ने अपनी सूची से कुछ चीज़ें निकालीं और उन्हें दूसरों को दे दीं। कास को एक मध्यम श्रेणी का जानवर चाबुक दिया गया। उसने चाबुक को कुछ बार घुमाया और अपनी ताकत से चाबुक ने एक भयानक धमाका किया। क्विन सोच रहा था कि क्या अपने दुश्मन को और मजबूत बनाना एक अच्छा विचार था, लेकिन यह आगे चलकर मददगार साबित हुआ। फैक्स के पास अपनी क्षमता थी, इसलिए क्विन ने उसे अपना छोटा सा पशु कवच, एक साधारण सी छाती का टुकड़ा, उपहार में दे दिया। आखिरकार पॉल के पास पिशाच की दुनिया में आने पर पशु कवच था, लेकिन उससे वह सब छीन लिया गया। वे इसे वापस देने से पहले इसकी पूरी जांच करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये कभी वापस नहीं मिला। वह किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली तात्विक क्षमता थी। इसलिए क्विन ने उसे 2 पंजे जैसी वस्तुएं दीं। इन्हें हाथों के ऊपर रखा जाता था और 3 कीलें पॉकेट चीक ऊपर निकलती थीं। यह एक मध्यम श्रेणी का हथियार था। क्विन अपनी दुकान से उन्नत स्तर के हथियार बनाने में असमर्थ था, क्योंकि एडवर्ड के पास क्रिस्टल नहीं थे, और जो थोड़े बहुत थे वे विशेष रूप से उसके उपयोग के लिए नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें 10वें के लोगों के लिए पुरस्कार के रूप में छोड़ दिया। तुम्हें हाथ से हाथ की लड़ाई में अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे पिशाच शरीर के साथ ये तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए, क्वीन ने कहा। पॉल ने उनकी ओर देखा और सोचा कि यह एक अच्छा विकल्प है, लेकिन उसने क्वीन से कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार उनके जाने का समय हो गया और वे प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े, जहां उनका संशोधित वाणिज्यिक जहाज उनका इंतजार कर रहा था। पॉल अपने साथ नीले क्रिस्टलों से भरा एक बड़ा थैला भी लाया था। ये क्या हैं? क्विन ने पूछा। उसने इन्हें कई बार अलग अलग ग्रहों पर देखा था, और जब उसने अपने निरीक्षण कौशल का इस्तेमाल किया तो पता चला कि इन्हें बुनियादी स्तर के जानवर क्रिस्टल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये क्रिस्टल जानवरों से नहीं बल्कि ग्रह से बने हैं, पॉल ने जवाब दिया। एक और वजह है कि इंसान जानवरों वाले ग्रहों के पीछे पड़े थे और डाल्की से मुकाबला कर रहे थे। ग्रहों पर जहाज, टेलीपोर्टर और दूसरी चीज़ों को चलाने के लिए पर्याप्त जानवर नहीं हैं। ग्रहों से आने वाले इन क्रिस्टलों का भी यही असर होता है। एक ग्रह असल में एक खनन सुविधा बन जाता है। वैसे भी पहले किसी गुट के लिए यह आय अर्जित करने का एक अच्छा जरिया था। कुछ बड़े परिवार, जिनका किसी ग्रह पर बड़ा नियंत्रण होता था, वहां सैन्य आश्रय बनाने की अनुमति देते थे। फिर वे क्रिस्टल वापस सेना को बेच देते थे। मुझे लगता है कि अब ज्यादातर गुट इन क्रिस्टल को अपने पास ही रखते हैं। ये सुनकर क्विन ने सोचा कि काश किसी दिन उन्हें अपना ग्रह मिल जाए। शायद अब उन्हें व्यापार की इतनी चिंता न करनी पड़े, लेकिन ये तो बस एक सपना था। अब 17 साल का एक छात्र इन बातों के बारे में कैसे सोच सकता है? वह सचमुच अब 17 साल का हो गया था। कोई जन्मदिन वगैरह नहीं था जिसे मनाया जा सके, लेकिन एक दिन कैलेंडर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह बीत चुका है। अंततः पीटर को अलविदा कहने का समय आ गया, जो कम से कम अभी तक पीछे ही रहेगा। पीटर, अगर कोई परेशानी हो तो मैं चाहता हूं कि तुम किसी छोटे अंतरिक्ष यान में बैठकर तुरंत चले जाओ, क्विन ने सख्त लहजे में कहा। उसे यकीन था कि यह एक आदेश था, न कि कोई अनुरोध। तुम्हारी जान मेरे लिए इस जहाज से कहीं ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। जब हमारे पास टेलीपोर्टर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे, तब मैं सोच रहा था कि हम बारी बारी से काम कर सकते हैं। हो सकता है कि फैक्स जहाज की देखभाल करे और तुम हमारे साथ आओ। फैक्स के चेहरे के भाव से लग रहा था कि उसे यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। या पॉल, फैक्स ने कहा, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें पहले काज से छुटकारा पाना जरूरी था, या कम से कम उसके असली इरादे तो जानने ही थे। क्विन पॉल और काज को जहाज में अकेला छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। अलविदा कहने के बाद वे छोटे जहाज में सवार होकर ग्रह की ओर रवाना हो गए। वे थोड़ी दूर थे, इसलिए वहां पहुंचने में उन्हें काफी लंबा सफर तय करना था, लेकिन सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था।
जहाज के बाहर कुछ दूरी पर दो छोटे जहाज़ों ने बड़े जहाज़ को अपनी मंजिल तक पहुंचते देखा था। वे ऐसा इसलिए मान रहे थे क्योंकि उसने चलना बंद कर दिया था। अंदर बैठे लोगों को ये बात उलझन में डाल रही थी कि वह कहीं बीच में था। वहां कोई ग्रह नहीं था। वे यहाँ क्यों रुके? फिर भी उन्होंने वापस लौटने का निर्णय लिया और इसकी रिपोर्ट सर्वोच्च कमांडर को दी। यह अंतरिक्ष यान में उस ग्रह तक की एक साधारण यात्रा थी जहां वे जा रहे थे। छोटे अंतरिक्ष यान को चलाना बहुत आसान था। बस उस जगह का नाम बताना होता था जहां उन्हें जाना होता था और ऑटो पायलट सिस्टम अपने आप वहां पहुंच जाता था। इसमें एक मैनुअल विकल्प था और कुछ काम करने पड़ते थे, लेकिन इसमें बड़े जहाज के बटनों की संख्या का 1/20वां हिस्सा ही था। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो क्विन का निरीक्षण कौशल उन्हें सब कुछ समझा देता और हर बटन का काम समझा देता। यहाँ तक कि एयर कंडीशनर चालू करने का कंट्रोल भी बहुत पेचीदा लग रहा था। वे गलती से दरवाज़ा नहीं खोलना चाहते थे जबकि वे अंदर थोड़ी गर्मी चाहते थे। पॉल ने पूछा, क्या आपने पहले कभी जहाज़ चलाया है? नहीं, लोगन ने मुझे बस कुछ चीज़ें दिखाई हैं, क्विन ने जवाब दिया। उसे पता था कि पॉल उसे देख रहा है, लेकिन उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पॉल उसके बारे में क्या सोचता या सीखता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका रिश्ता ऐसा था कि वे एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिरकार क्विन को पता था कि पॉल को उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अब उनका खून एक ही था। आगे वे उस ग्रह को देख सकते थे जिस पर उन्हें उतरना था। यह आकार में बहुत बड़ा नहीं था और इसकी सतह ज़्यादातर लाल रंग की दिख रही थी। हालांकि ग्रह पर मशीनरी और पानी के निशान थे, हरे भरे धब्बे, रहने लायक वातावरण। ये पृथ्वी से थोड़ा छोटा दिखता था, लेकिन इसका भूभाग कहीं अधिक था। तारांकन बीप बीप A-8 201 से संचार का अनुरोध किया गया है। आप स्वीकार करते हैं? जहाज की आवाज़ ने उन्हें एक संदेश सुनाया और अचानक वे देख पाए कि 4 छोटे जहाज़ों ने उन्हें घेर लिया था। हर जहाज़ का रंग काला था, जिससे देखना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उनके पीछे 2 प्रतीक थे। पहला कौवे का चित्र था और दूसरा ग्रेलिश परिवार का प्रतीक। 3 बिजली के बोल्ट जो एक ही बिंदु पर नीचे की ओर जा रहे थे। पॉल और क्विन ने एक दूसरे की तरफ सिर हिलाया और क्विन इस बात पर सहमत हो गई थी कि पॉल ही बात करेगा। जब गुटबाजी, बड़ों से बातचीत वगैरह की बात आती थी तो पॉल इस दुनिया के बारे में उनसे कहीं ज़्यादा जानता था। स्वीकार करना, तुम कौन के इलाके में आ गए हो? ये ग्रह ग्रेलिश परिवार का है। यहाँ आने का कारण बताओ, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। पृथ्वी स्टेशन पर आपके एक भर्तीकर्ता ने हमसे संपर्क किया था, पॉल ने उत्तर दिया। इस समय हम 4 लोग जहाज़ पर हैं। हम जानवरों के साजो सामान से लैस हैं और हम घुमक्कड़ हैं जो किसी गुट में शामिल होना चाहते हैं। जवाब सुनने से पहले कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और क्विन थोड़ा घबरा गया। वह सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और वे अंतरिक्ष में रहते हुए भी जहाज़ को उड़ाने का फैसला कर सकते हैं। वे कैसे बचेंगे? क्या पिशाच अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं? उसे इस पर बहुत शक था। वे कुछ ऐसी चीज़ें थीं, चाहे शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, आप जीवित नहीं रह सकते। बहुत अच्छा, हम आपको कौवे की शरण में ले चलेंगे। चारों जहाज उनका पीछा करते रहे और अब जब वे ग्रह के उस क्षेत्र में पहुंच गए थे तो जहाज को मैनुअल मोड में बदलना जरूरी था। कम से कम कहें तो यह एक उबड़-खाबड़ सफ़र था। पॉल ने नियंत्रण संभाला क्योंकि उसे ऐसी चीज़ों का कुछ बुनियादी प्रशिक्षण था, लेकिन वह आमतौर पर चीज़ें उड़ाने वाला नहीं था। अंततः वे आश्रय स्थल पर पहुंच गए और एक ऐसे स्थान पर पार्क कर दिया जहां लगभग 100 जहाज खड़े थे। कृपया अभी जहाज मत छोड़िए, बाहर से एक आवाज़ आई। कुछ ही पल बाद जमीन पर धातु के टकराने की भारी आवाज़ सुनाई दी। वे अपने साथ 2 मेच जहाज लाए थे और दूसरे जहाज़ों के बाहर से भी लोग आ गए थे। अब आप जा सकते हैं, आदमी फिर चिल्लाया। सब कुछ बहुत सख्त लग रहा था, लेकिन ये समझ में आता था। वे भी हमले के लिए आ रहे किसी दूसरे गुट की तरह ही सहज हो सकते थे। जब दरवाजे खुले तो उन्होंने देखा कि कुछ छोटे बच्चे और एक बदनसीब बूढ़ा आदमी जहाज से बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर उनकी सतर्कता थोड़ी कम हो गई। उन चारों को इंतजार करने को कहा गया, जबकि बाकी लोग जहाज के अंदर जाकर उसकी तलाशी लेने लगे कि कहीं उन्हें कुछ असामान्य तो नहीं मिल रहा। नीले क्रिस्टल के अलावा वहां और कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे छोड़कर वापस बाहर आने का फैसला किया। सब साफ है, बॉस, एक महिला ने कहा और समूह उसके पास वापस चला गया। वे सभी जानवरों जैसे कपड़े पहने हुए थे जो मध्यम और उन्नत स्तर के बीच के लग रहे थे। जो आदमी प्रभारी था उसके पास भी कुछ राजा स्तर के उपकरण थे। उसके बाल काले थे और ब्रश की तरह ऊपर की ओर उठे हुए थे। इससे उसकी लंबाई कम से कम 4 इंच ज़्यादा लग रही थी। माफ़ करना, हर रोज़ कोई जहाज़ से इस ग्रह पर नहीं आता। नाम है ब्लिप, उस आदमी ने खुद का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा।
क्विन उस आदमी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन तभी उसने देखा कि वह आदमी उसकी ओर नहीं बल्कि पॉल की ओर जा रहा था। ये थोड़ा शर्मनाक था क्योंकि क्विन ने अपना हाथ थोड़ी देर के लिए बाहर रखा और फिर उसे हटा दिया। वाह, फैक्स बोला, क्या तुमने सच में? मैं शर्म से मर जाऊंगा। क्विन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर अंत में वे दोनों हंस पड़े। ये स्वाभाविक ही था कि समूह का एकमात्र दिखने वाला वयस्क ही उन्हें नेता लग रहा था। आपका यहाँ आना बहुत अच्छा है। हम हमेशा नए रंगरूटों की तलाश में रहते हैं। आइए, मेरे पीछे आइए और मुख्य बेस की ओर बढ़ते हुए हम बातें कर सकते हैं, ब्लिप ने कहा। चलते चलते उन्हें एक आश्रय स्थल से होकर ले जाया गया। ये वैसा ही दिख रहा था जैसा पहले भी वे गए थे। वहाँ कई इमारतें थीं, बाजार में लोगों की दुकानें थीं जहाँ लोग सामान खरीद बेच रहे थे। फिर भी एक बड़ा अंतर था। यह आश्रय स्थल अन्य आश्रय स्थलों की तुलना में बहुत अधिक यात्रियों से भरा हुआ लग रहा था। जब पॉल और ब्लिप बातें कर रहे थे, क्विन ने कुछ चीज़ें उठा ली थीं। ये ग्रह एक नारंगी रंग का पोर्टल ग्रह था। इस पर अभी तक सब कुछ खोजा नहीं जा सका था। इस ग्रह का मुख्य उद्देश्य हथियारों की तलाश में जानवरों का शिकार करना था, अपनी और ग्रेलिश परिवार की ताकत बढ़ाना। ब्लिप ने उनसे उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा था, जो कि अपेक्षित था, और पॉल ने अपनी स्क्रिप्ट पर ही काम किया। उसके पीछे जो लोग थे वे छात्र थे और वह प्यो का हिस्सा हुआ करता था। ये सुनकर उस आदमी की प्रतिक्रिया नहीं बदली, इसलिए ऐसा लगता है कि पॉल सही था। दूसरे एक क्षण से जुड़े कई भगोड़े जरूर दल बदल कर भाग गए होंगे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ हर समय अजीबोगरीब समूह आते रहते होंगे, यहाँ तक कि दूसरे आश्रय स्थलों पर भी। ये घुमक्कड़ लोग ये सोचकर एक साथ इकट्ठा होते थे कि वे यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बड़े समूह की सुरक्षा की ज़रूरत है। कौवों के लिए भी यही स्थिति थी। इससे पहले वे अपना अलग गुट थे, लेकिन गृहयुद्ध के कारण उनके पास एकजुट होकर ग्रेलिश के लिए काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वरना बाकी लोग आकर आश्रय पर हमला कर देते और उसे अपने कब्जे में ले लेते। चूंकि आप सभी छात्र हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप में से किसी के पास ट्रैवलर टैग या रैंक नहीं है। आपके लिए भी यही बात लागू होती है क्योंकि आप प्यो के साथ थे, ब्लिप ने पूछा। समूह ने सिर हिलाया। ट्रैवलर टैग एक ट्रैवलर आईडी था। यह धातु का एक छोटा सा टुकड़ा होता था जिसके अंदर एक चिप लगी होती थी। यह मनुष्यों द्वारा किसी की रैंक निर्धारित करने के लिए बनाई गई एक मानक प्रणाली थी। हर बार जब कोई कार्य पूरा होता था तो गुट को उसे सिस्टम में दर्ज करना होता था और अंक देने होते थे। कार्य की कठिनाई कुछ कारकों के आधार पर एक कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज की जाती थी। अंततः उपयोगकर्ताओं को रैंकिंग में ऊपर जाने की अनुमति मिलती थी। कंप्यूटर सिस्टम जटिल था और लगभग हर आश्रय में एक मौजूद था। हर क्रिस्टल अनोखा था, किसी फिंगरप्रिंट की तरह। सिस्टम में डालने पर यह क्रिस्टल को पंजीकृत कर लेता था ताकि वही क्रिस्टल दोबारा पंजीकृत न हो सके। क्रिस्टल को दर्ज करने वाले व्यक्ति को फिर सिस्टम में दूसरों के टैग लगाने पड़ते थे। क्रिस्टल के स्तर के आधार पर प्रत्येक टैग को अंक दिए जाते थे। जितने ज़्यादा टैग उतने ही कम अंक वितरित होते थे। बेशक इस प्रणाली में धोखाधड़ी करने के तरीके भी थे। अगर कोई टीम किसी उन्नत स्तर के जानवर का शिकार करने निकलती तो अंक निर्धारित करते समय एक ही टैग लगाया जा सकता था। इससे उनकी रैंक तेज़ी से बढ़ती, लेकिन लोग ऐसा कम ही करते थे। ऊंची रैंक का मतलब था कि गुट आपको ज़्यादा खतरनाक काम सौंपेगा। अगर आप वाकई उस रैंक के नहीं थे जो आपने बताई थी, तो जल्द ही आपका पता चल जाता, या इससे भी बदतर आपकी मौत हो जाती। इसलिए ट्रैवलर रैंक्स में शायद ही कोई धोखाधड़ी होती थी। ये पूरी व्यवस्था, जिसका इस्तेमाल हर कोई करता था, ग्रीन परिवार द्वारा बनाई गई थी। लोगन जिस परिवार से संबंधित था, और इसने ये भी बताया कि ट्रैवलर आईडी और टैग प्रणाली को गेम में क्यों लागू किया गया था। चूंकि आप लोगों के पास कोई टैग नहीं है और आप पहले कभी यात्री नहीं रहे हैं, इसलिए हमें मूल्यांकन करना होगा, ब्लिप ने बताया। मूल्यांकन किसी भी गुट द्वारा पूरा किया जा सकता था जिसके पास टैग प्रणाली थी। इसमें थोड़ी छूट थी क्योंकि स्कूल से निकलने वाले छात्रों की क्षमता भी अलग अलग होती थी। मूल्यांकन गुट द्वारा ही किया जाता था। आपके कौशल को देखने के बाद वे आपको 3 रैंकों में से एक प्रदान करते थे। एफ, ए और डी सबसे ऊंची रैंक होती थी। इससे ऊपर रैंक पाने के लिए उन्हें अंक प्राप्त करते हुए अन्य चरणों से गुजरना पड़ता था। चलो देखते हैं तुम लोग कितने अच्छे हो, ब्लिप ने कहा। सैन्य प्रशिक्षण का दूसरा वर्ष पूरा करने के बाद एक छात्र अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता था। नेट और सैम दोनों के लिए यह उनका आखिरी वर्ष था जब गर्मियां आईं, इसलिए उन्हें आगे क्या करना है इसका कठिन निर्णय लेना पड़ा। वे सेना में रहकर एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, हालांकि यह अनुशासन और दिनचर्या का जीवन होगा। दुनिया के भविष्य की खातिर उन्हें आदेशों का पालन करना होगा। वे एक सामान्य नागरिक बन सकते थे। ये रास्ता अक्सर वे लोग चुनते थे जो अच्छे ग्रेड नहीं लाते थे या जिनमें कोई खास योग्यता नहीं होती थी। फिर भी कुछ अकादमिक नौकरियां ऐसी थीं जिनके लिए ऐसे कौशल की ज़रूरत होती थी जिनमें योग्यताओं का इस्तेमाल ज़रूरी न हो और इनका वेतन भी अच्छा खासा होता था। हालांकि
तकनीक के कारण इनमें से ज़्यादातर काम छिन जाने के कारण जो नौकरियां बची थीं उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा थी। केवल उस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोग ही उन्हें पा सकते थे। इस वजह से ज़्यादातर लोगों को कम वेतन वाली नौकरी मिल जाती थी, जिससे उन्हें दिन ब दिन संघर्ष करना पड़ता था। अगर कोई ताकतवर था और उसमें लड़ने की अच्छी क्षमता थी, तो अपनी जीविका चलाने का सबसे आसान तरीका ट्रैवलर बनना था। कोई यह काम अकेले कर सकता था, जिसमें मौत और मुसीबतों का खतरा ज़्यादा था, लेकिन इनाम भी ज़्यादा था, या फिर किसी गुट के साथ जहां कोई समूह में शिकार कर सकता था। फिर भी यह एक खतरनाक काम था जिसे करते हुए कई लोग सिर्फ पेट पालने के लिए अपनी जान गंवा देते थे। यात्री बनना किसी भी तरह से आसान नहीं था और यहाँ तक कि कुछ लोग तो यह महसूस करने के बाद कि यह कितना कठिन है, वापस सेना में चले गए। गृहयुद्ध शुरू होने से पहले नेट और सैम दोनों ही इस कठिन दौर से गुजर रहे थे और उन्होंने यात्री बनने का फैसला किया था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके कौशल और पारिवारिक पृष्ठभूमि में काफ़ी अंतर था। सैम एक अमीर परिवार से था, उसके माता पिता ने उपलब्ध कुछ अकादमिक नौकरियों में से एक हासिल करने में किसी तरह कामयाबी हासिल कर ली। वे दोनों ही प्रतिभावान नहीं थे, इसलिए जब सैम का जन्म हुआ तो उन्होंने उस पर अपनी सारी उम्मीदें लगा ली थीं। उन्होंने उसके लिए एक मौलिक क्षमता खरीदी थी, एक वायु क्षमता जो काफ़ी महंगी थी और उन्हें उससे अच्छे परिणाम पाने की उम्मीद थी। हालांकि यह उम्मीद जल्द ही टूट गई क्योंकि सैम अपनी सीमा पार कर चुका था। उसका शरीर स्तर 4 की क्षमता वाली किताब से आगे कुछ नहीं सीख पा रहा था, वह बस और एमसी कोशिकाएं बनाने में सक्षम नहीं था। एक खास दिशा में इतना ज़्यादा धकेले जाने के कारण उसके शैक्षणिक परिणाम भी अच्छे नहीं रहे। फिर भी यह अभी खत्म नहीं हुआ था और सैम ने उन्हें गलत साबित करने की ठान ली थी। वह एक यात्री के रूप में अभी भी और बेहतर बन सकता था। नेट के लिए यह थोड़ा अलग था। उसका परिवार मार्शल आर्ट्स का अच्छा इस्तेमाल करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उन्होंने कई मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करके इसकी भरपाई की और नेट भी इन्हीं मार्शल आर्ट्स को सीखता हुआ बड़ा हुआ। वह अपने क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसने अपनी क्षमता और अपने परिवार के कौशल को अच्छी तरह से सीखा। उसने किसी के भी सपने से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया था और वह मजबूत था। जब उसने स्कूल छोड़ा तो उसे बड़े गुटों से कई प्रस्ताव मिले। हालांकि नेट एक ऐसा इंसान था जो अपने दम पर काम करना चाहता था। उसे अपने परिवार की मदद नहीं चाहिए थी और न ही किसी बड़े गुट का समर्थन। वह अपना नाम और अपनी विरासत बनाना चाहता था। अपनी खोज में उसे एक मध्यम आकार का गुट मिल गया था जो उसके लिए एकदम सही लग रहा था। वे उसे कुछ सहारा दे सकते थे जहां वह आगे बढ़ सके और नाम कमा सके, साथ ही गुट की अन्य प्रतिभाओं के आगे दब भी न जाए। बेशक उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त सैम को भी साथ बुलाने का फैसला किया था। फिर एक बड़ी घटना घटी। दुनिया अलग अलग ताकतों में बढ़ गई थी और लोगों को एक चुनाव करना था। सैम नेट के साथ जाना चाहता था, लेकिन वह अपने परिवार को भूल नहीं पा रहा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या उसका जाना ठीक है या नहीं, तो वे उदासीन लग रहे थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या करता है। वह इसका कारण जानता था, क्योंकि उसका एक छोटा भाई था, एक ऐसा भाई जो अपनी एमसी कोशिकाओं तक सीमित नहीं था और बड़ी तरक्की कर रहा था। उसके भाई ने सेना से पृथ्वी की क्षमताएं सीखी थीं। उसके माता पिता उस पर अपना सारा पैसा खर्च कर चुके थे, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन सेना ने उसमें प्रतिभा देखी और उसे बेहतर कौशल और योग्यता की किताबें देकर आगे बढ़ने दिया। अपने भाई की वजह से उसके परिवार ने पहले ही सेना में रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन अगर सैम वहीं रहता तो उसका भविष्य कैसा होता? वह हमेशा अपने भाई के साए में रहता, कभी तरक्की नहीं कर पाता और कुछ नहीं कर पाता। इसलिए अंत में उसने नेट के साथ जाने का फैसला किया और वे दोनों ग्रेलिश परिवार के अंतर्गत क्रो गुट में शामिल हो गए। यह उन दोनों के लिए एकदम सही फैसला लग रहा था। शुरुआती मूल्यांकन में नेट को सबसे ऊंचा रैंक डी मिला था, जबकि सैम को ई रैंक दिया गया था। दोनों ने जानवरों का शिकार करके काम पूरे किए और उनकी प्रतिभा निखरने लगी थी। जल्द ही उन दोनों की नज़र उन पर पड़ गई और उन्हें उच्च श्रेणी के जानवरों का शिकार करने का आदेश दिया गया। दोनों तेजी से रैंक में ऊपर चढ़ गए। हालांकि एक बार फिर सैम पिछड़ने लगा, वह वहीं अटका रहा और रैंक सी पर रहा, जबकि नेट ट्रैवलर रैंक बी हासिल करने में कामयाब रहा। क्रो के बेस में रैंक बी के कुछ ही लोग थे और उनका नेता बेस में रैंक ए का अकेला व्यक्ति था। उनके आकार के गुट के लिए ये काफ़ी अच्छा था। केवल बड़े परिवारों के सीधे अधीन रहने वालों के पास ही ए और ए रैंक होती थीं। उच्च रैंक का अर्थ था कि उन्हें बेस और आश्रय के आसपास अधिक जिम्मेदारियां दी गईं। इसका अर्थ ये भी था कि लिए जा रहे निर्णयों में उनकी बात को अधिक महत्व दिया गया। नेट की इन जिम्मेदारियों में से एक थी नए रंगरूटों पर नज़र रखना और उनका मूल्यांकन करना। ये काम बेस लीडर ब्लिप और एक अन्य रैंक बी के साथ मिलकर किया जाता था। सैम अक्सर नेट के साथ आता था। वह ग्रेडिंग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन देखने के लिए स्वतंत्र था। नेट को एक ट्रायल रूम में बुलाया गया था और वह सैम को भी साथ लाया था।
वे दोनों एक बड़े गोदाम जैसी दिखने वाली जगह में दाखिल हुए जो अजीबोगरीब तरीकों से रखे गए भंडारण कंटेनरों से भरी हुई थी। पूरे कमरे में कैमरे भी लगे हुए थे। कमरे के एक तरफ उनके बैठने के लिए एक मेज़ और एक प्रोजेक्टर जो उन्हें प्रशिक्षण कक्ष में होने वाली हर चीज़ दिखाता रहता था। वहाँ पहले से ही कई सदस्य प्रशिक्षण ले रहे थे। कुछ लोग अपने चढ़ाई कौशल का अभ्यास कर रहे थे, अन्य लोग नए हथियारों का परीक्षण कर रहे थे और कुछ लोग हवाई हमले कर रहे थे। ये किस लिए बुलाया गया था? क्या हमारे पास कुछ नए सदस्य हैं? नेट ने पूछा, क्योंकि वह ब्लिप को मुस्कुराते हुए देख सकता था। इस समय किसी भी गुट के लिए यह अच्छी खबर थी कि उन्हें नए सदस्य मिल रहे थे, क्योंकि इन दिनों प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। हाँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं इनका क्या मतलब निकालूं। ब्लिप ने टैबलेट सौंपते हुए कहा। हर नए भर्ती को टैबलेट पर एक पूर्व विकास फॉर्म भरना जरूरी था। इससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि उन्हें क्या उम्मीद करनी है। साथ ही कुछ परीक्षणों से सब कुछ तय नहीं किया जा सकता और उम्मीद है कि यह जानकारी उनके काम आएगी। सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में आए वह थी क्षमताएं। उनमें से एक के अलावा जिसके पास मूल स्ट्रिंग क्षमता थी उसे कुछ भी खास नहीं लगा। लेकिन स्ट्रिंग से आप क्या कर सकते हैं? वह सोच भी नहीं सकता था कि यह इतना बढ़िया होगा। साथ ही उसे हैरानी भी हुई कि एक में तो कोई क्षमता ही नहीं थी। लेकिन फिर जब नेट ने पढ़ा कि वे प्यो से थे तो उसने उसे छोड़ देने का फैसला किया। क्या गड़बड़ है? नेट ने पूछा। बस चलते रहो, ब्लिप ने जवाब दिया, नज़रें घुमाते हुए। अगली जानकारी उनके उपकरणों और उम्र की थी। ये देखकर नेट को अंदाज़ा हो गया कि उनमें से ज़्यादातर प्रथम वर्ष के छात्र रहे होंगे। हालांकि उनमें से एक ने उन्नत श्रेणी के 2 दस्ताने हासिल कर लिए थे। अगर उसने वाकई एक उन्नत श्रेणी के जानवर को मार गिराया होता तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती। हालांकि ये बहुत ही असंभव था और सबसे अधिक संभावना ये थी कि उसके अमीर माता पिता ने उसके लिए क्रिस्टल खरीदे थे। प्री असेसमेंट का आखिरी सवाल जानवरों के बारे में था। पूछा गया था, आपने अब तक किस उच्चतम श्रेणी के जानवर को हराया है? सबसे बुजुर्ग सज्जन ने इंटरमीडिएट लिखा था, अगले 2 छात्रों ने एडवांस्ड लिखा था। उनकी उम्र के लोगों के लिए यह आश्चर्यजनक लग रहा था। अगर यह सच था तो उन्हें सोने की खान मिल गई थी। फिर आखिरी वाले ने किंग टियर बीस्ट लिखा था। क्रोज में रहते हुए नेट का सामना एक बार पहले भी एक राजा स्तर के जानवर से हो चुका था और वह अकेला नहीं था। वह जानता था कि उसे हराना कितना मुश्किल होता है। खैर, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है ना? छात्रों का एक समूह एक उन्नत स्तर और एक राजा स्तर के जानवर को कैसे हरा सकता है? ऐसा लगता है कि उनके साथ मौजूद वयस्क ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने सच कहा था। एक पल के लिए नेट के दिल में उत्साह भर गया क्योंकि वह देखना चाहता था कि कौन सा छात्र राजा स्तर के जानवर को हरा पाएगा। कम से कम कौशल के मामले में तो वह उसके बराबर ही होगा। लेकिन ब्लिप की बातें सुनने के बाद उसे पता चला कि उसने जो कहा वह सच था। अगली बी रैंक की ट्रैवलर महिला थी। उसने एक काली छोटी जैकेट पहनी हुई थी जो उसकी नाभि तक आती थी और उसके बाल कानों के ठीक नीचे कटे हुए थे। उसका नाम लिंडा था और वह ब्लिप के साथ क्रो की संस्थापकों में से एक थी। उसकी आंखों में हमेशा एक उग्र भाव रहता था और उसने नेट के बिल्कुल बगल में बैठना पसंद किया था। जैसे ही वह बैठी, गुलाब की खुशबू नेट की नाक में समा गई। आज तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, नेट ने कहा। सैम उसके पीछे खड़ा अपना सिर हिला रहा था। नेट को लड़कियों से कभी प्यार नहीं था और ऐसा लगता था कि जिस भी हसीना पर उसकी नज़र पड़ती वो उस पर फिदा हो जाता। चलो बस शुरू करते हैं, मैं इन झूठों को औंधे मुंह गिरते देखने के लिए बेताब हूँ। लिंडा एक सीधी सादी और ज़िद्दी इंसान थी। उसने भी रिपोर्ट पहले ही पढ़ ली थी और वह भी बाकी सब लोगों की तरह उसी नतीजे पर पहुंची थी। इसके बाद कमरे को खाली करने और प्रतियोगियों को अंदर आने के लिए कहा गया। दूसरी ओर के दरवाजे से वे चारों अपने जानवरों के गियर के साथ पूरी तरह सुसज्जित होकर अंदर आए और उन्होंने अभी भी वह विशेष सैन्य सूट पहना हुआ था जो अंतरिक्ष यान पर था। उन सब के आगे क्विन आगे चल रहा था। क्या मैं उस आदमी को कहीं से जानता हूँ? नेट ने सोचा। उसने चेहरा तो पहचान लिया लेकिन सामने वाले व्यक्ति में कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे उसने अपने छोटे भाई को पहले देखा हो या ऐसा ही कुछ। नेट, यह ब्लड रिवॉल्वर है, सैम ने अचानक कहा। कौन? ब्लिप और लिंडा दोनों ने क्विन की ओर देखते हुए पूछा। नेट ने अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी। उसे लग रहा था कि क्या उसे साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वही आदमी उसकी तरफ आ रहा था। अब जबकि सैम ने उसका जिक्र किया था तो गौर से देखने पर वह सचमुच वही आदमी लग रहा था जिसे उसने इंटरमिलिट्री बेस टूर्नामेंट में देखा था। क्विंटेलिन नाम का वह छात्र। नेट ने दरअसल ब्लिप द्वारा दिए गए प्री एवोल्यूशन फॉर्म पर उसकी एक तस्वीर देखी थी, लेकिन रूप रंग में आए बदलाव ने उसे चौंका दिया था और सैम द्वारा जिक्र किए जाने तक उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। लोग अक्सर रूप रंग में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, खासकर किशोरावस्था में। यही वह समय होता है जब आप अपने सबसे बड़े बदलावों से गुजरते हैं। लेकिन बात कुछ और ही थी। पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वो एक खूबसूरत नौजवान किशोर लग रहा था।
हालांकि खुद नेट जितना खूबसूरत तो नहीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी युवा खिलाड़ी को देख रहा हो। बदलाव तो हुए, लेकिन सिर्फ 2 महीनों के लिए ये थोड़ा ज़्यादा था। उसने मेरे भेजे सभी संदेशों का जवाब ज़रूर दिया होगा। उसने सचमुच यहाँ आने का फैसला किया था। नेट ने मुस्कुराते हुए सोचा। इस बात ने और साथ ही उसके क्विन जैसे दिखने ने उसके विचारों की पुष्टि कर दी। तो तुम इस आदमी को जानते हो, नेट? ब्लिप ने पूछा। ब्लड इवॉल्वर नाम अजीब है, क्या ये ताकतवर है? नेट कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। मजबूत है वो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात कह पाता, सैम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसके कान के पास झुक गया। शायद हमें अभी ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए, सैम फुसफुसाया। याद रखना, ब्लड इवॉल्वर सिर्फ मिलिट्री बेस के छात्रों के बीच ही जाना जाता था, वो कभी पब्लिक सभा पर नहीं खेला। इसके अलावा वो अपने रेड और स्किल्स की वजह से लोकप्रिय हुआ था, लेकिन याद रखना टूर्नामेंट में क्विन ने कर्स चाइल्ड के नाम से अपने शैडो स्किल्स दिखाए थे। बाकियों को उसका राज नहीं पता, और शायद हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इन दोनों चीज़ों को एक साथ रखा है। हम नहीं जानते कि उसके पास 2 क्षमताएं क्यों हैं, या हो सकता है कि उनमें से एक उसकी आत्मा का हथियार हो जो उसे इतना अलग दिखाता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह किसी कारण से इसे गुप्त रख रहा है। ये शब्द कहकर सैम पीछे हट गया और अपनी जगह पर वापस चला गया। तुम क्या कह रहे थे? लिंडा ने पूछा। नेट का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि उसे लगा कि वह मूर्ख लग रहा है। अचानक उत्तेजित हो गया और अब उसे अपना उत्साह कम करना पड़ा। ओह हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि यह छात्र कौन है। मुझे लगता है मैंने इसे पहले भी देखा है। मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। नेट ने अपनी सीट पर चुपचाप बैठते हुए कहा। सैम को उम्मीद थी कि यह उन दोनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए पर्याप्त था। नेट झूठ बोलने वालों में सबसे अच्छा नहीं था। दोनों को उसकी हरकतें अजीब लगीं। वे नेट को ज़्यादा समय से नहीं जानते थे, लेकिन ब्लिप और लिंडा दोनों उसके बारे में एक बात जानती थीं। वह ये कि वह बहुत ज़ोर से बोलता था और शर्मीला नहीं था। उन्हें उसका यह ईमानदार पक्ष पसंद था, और इसीलिए वे उसे क्रो के गुट में शामिल करने और इतनी जल्दी उसे ऊंची जिम्मेदारियां देने के लिए तैयार हो गए। उन्हें ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी, और पहली बार उन्होंने उसे इतना अजीब व्यवहार करते देखा था। इसकी वजह शायद अभी अभी आए लोगों में से ही कोई था। सवाल था, कौन? मुझे आश्चर्य है कि तुम कौन सी शक्ति दिखाओगे, नेट सोचने लगा। अगर उसने परछाई दिखाई या लाल आभा, तो वह तेजी से ऊपर उठ जाएगा और सब उसे ढूंढने लगेंगे। लेकिन मैं तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगा क्विन। मैं भी उतनी ही तेजी से ऊपर पहुंच जाऊंगा। नेट ने आखिरी बार टैबलेट को देखने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि उसने कौन सी क्षमता रखी है। हो सकता है उससे कुछ छूट गया हो, लेकिन उसे देखते ही वह एक बार फिर हैरान रह गया। जो क्षमता रखी गई थी वह न तो लाल आभा थी और न ही छाया, उस पर बस सुपर स्पीड लिखा था। सुपर स्पीड? क्या? साफ था कि नेट इस समय पूरी तरह से उलझन में था। वह खुद ही सोचने लगा था कि क्या ये ब्लड इवॉल्वर है। नीचे स्क्रॉल करते हुए उसे एहसास हुआ कि क्विन ही वह व्यक्ति था जिसने ये दावा किया था कि उसने राजा स्तर के जानवर को मार डाला है। उसके पहले के संदेह अब दूर हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी क्षमताएं क्यों छिपा रहा था, लेकिन वह छिपा रहा था। अब उसकी दिलचस्पी इस बात में थी कि वह कैसे सबको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि उसके पास सुपर स्पीड क्षमता है। ब्लिप के निर्देशानुसार वे चारों 3 सीटों के सामने कतार में खड़े हो गए। वे हाथ पीठ पीछे करके वैसे ही खड़े थे जैसे स्कूल में होते थे। कास को छोड़कर, जिसने उनमें से हर एक को देखकर हाथ हिलाया था और उनकी आंखों में आंखें डाल दी थीं। प्यारा, लिंडा ने धीरे से कहा। ब्लिप और नेट दोनों ने ये सुना था और उसके जैसे किसी के लिए यह बात असामान्य लग रही थी। वे उसके चेहरे की ओर देखने लगे, जो अब भी हमेशा की तरह सीधा और ठंडा था। शायद हम बस कल्पना कर रहे थे, उन दोनों ने सोचा। जब काज और नेट की नज़रें एक दूसरे से मिलीं, तो उसने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया, जिसके जवाब में उन्होंने भी हाथ हिलाया और मुस्कुरा दिया। क्या वह मुझे पसंद करती है? नेट ने सोचा। कुछ ही सेकंड पहले उसने अन्य 2 के साथ भी यही किया था, ये भूलकर। क्विन ने नेट और सैम दोनों को देखा था, और जब उसने देखा तो उसे राहत मिली। ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ कुछ लोग होंगे जिन्हें वह जानता था। सबसे अलग होने के बाद से उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इससे उसे वह समय याद आने लगा जब सभी लोग बेस पर एकत्रित होकर मजाक और बातें करते थे। सैम ने क्विन को थोड़ा सा इशारा किया था, ये स्वीकार करते हुए कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और क्विन ने भी जवाब में सिर हिलाया था। ये बात लिंडा ने देखी, जो नीचे बैठी हुई थी। ब्लिप अपनी सीट से उठे और मूल्यांकन के नियम समझाने वाले थे। उन्होंने अपने हाथ में रखे कंट्रोलर पर एक बटन दबाया, और अचानक कमरे के अंदर कई बड़े नीले प्रकाश के छल्ले हर जगह चमक उठे, सिवाय एक के जो सुनहरे रंग का था, जो उनके स्थान से ज्यादा दूर नहीं था। मूल्यांकन कुछ परीक्षणों के माध्यम से होगा, जहां हम आपको कई अलग अलग चीज़ों पर परखने की कोशिश करेंगे, ब्लिप ने बताया। पहला मूल्यांकन एक बाधा कोर्स होगा।
कई बार हम जंगलों, पहाड़ों और मैदान में तरह तरह के अलग अलग इलाकों में होंगे। एक यात्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसकी ज़िंदगी होती है। ऐसे कई मौके आएंगे जब आपका सामना किसी ऐसे जानवर से होगा जिसे आप हरा नहीं सकते, या फिर आप अपने समूह से अलग होकर अकेले रह जाएंगे। यहाँ आपको अपनी जान बचाकर भागना होगा। बचने के लिए हर संभव कोशिश करें। ये परीक्षा इसी का अनुकरण करने के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कई छल्ले हैं। जैसे ही आप पहले सुनहरे छल्ले से गुजरेंगे, एक टाइमर शुरू हो जाएगा। सोने वाला छल्ला गायब हो जाएगा और बाकी नीले छल्लों में से एक सुनहरा हो जाएगा। यह आपको दिखाई देने वाले रास्ते का अनुसरण करेगा। उन्होंने छल्लों को देखा और पाया कि वे हर जगह फैले हुए थे। उनमें से एक छल्लों के बीच में था, जिससे पता चलता था कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर कूदकर पार करना होगा। बाकी छल्लों ऊंचे स्थानों पर थे, जहां वे अपने ऊपरी शरीर की ताकत और चढ़ने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे थे, और आखिर में वहां बहुत सारे छल्ले थे। यह उन सभी के लिए सहनशक्ति की भी परीक्षा होगी। समय जितना तेज होगा, स्कोर उतना ही बेहतर होगा। अब पहले कौन जाएगा? ब्लिप ने उन सबको देखा और फिर टैबलेट पर उनकी जानकारी देखते हुए नीचे देखा। मुझे लगता है कि जिसके पास सुपर स्पीड क्षमता है उसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बाकियों पर बढ़त मिल रही है। आमतौर पर मैं हम में से किसी एक को आपके लिए रास्ता दिखाने के लिए कोर्स पूरा करने के लिए कहता हूं। इस तरह सभी को बराबरी का मौका मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। आपको इसे काफ़ी जल्दी पूरा कर लेना चाहिए। पर्यवेक्षक एक तरफ हट गए और उस रक्षक के पीछे खड़े हो गए जहां सैम खड़ा था। यहां से वे समय और क्विन की हर गतिविधि देख पाएंगे। बैठे बैठे लिंडा ने नेट के चेहरे पर एक नज़र डाली। एक नज़र ही उसे सब कुछ बता देती थी। वह देख सकती थी कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जिसे वह छिपा नहीं पा रहा था। यही वह इंसान था जिसने पहले भी उसे इतना अजीब व्यवहार करने पर मजबूर किया था। वह जानती थी कि यही होना चाहिए। क्या मैंने ब्लड इवॉल्वर के बारे में पहले सुना था? मुझे लगता है कि यह सही था। इस आकलन के बाद शायद मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता लगाना चाहिए। देखें कि क्या मुझे उनके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। लिंडा ने सोचा। क्विन शुरुआती स्थिति में था, सुनहरे घेरे के ठीक बगल में खड़ा था। अगर वह ये न कहे कि वह घबराया हुआ है, तो वह झूठ बोल रहा होगा। आखिरकार उसे दौड़ पूरी करनी थी और उस स्तर पर प्रदर्शन करना था जहां दूसरों को लगे कि उसमें वाकई सुपर स्पीड की क्षमता है। लेकिन किसी कारणवश उसे ये सब कुछ रोमांचक लगा और वह भी स्वयं को परखना चाहता था। विंड वॉक सक्रिय जाओ, ब्लिप चिल्लाया। पहली स्वर्ण अंगूठी के माध्यम से मूल्यांकन शुरू हो गया था। पहला कदम सुनहरे छल्ले में डाला गया और तुरंत टाइमर शुरू हो गया। जैसा कि ब्लिप ने बताया था, जिस छल्ले से वह गुजरा था वह गायब हो गया और उसके ठीक सामने नीला छल्ला सोने का हो गया। हर एक छल्ले से गुजरते हुए क्विन ने तेजी से काम शुरू कर दिया। वह किसी इंसान की दौड़ से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। फिर भी उसकी गति इतनी नहीं थी कि वे उसकी आंखों से उसका पीछा न कर सकें, और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ज्यादातर छल्ले जमीनी मंजिल पर रखे गए थे। ये देखकर नेट ने अपना सिर पीछे घुमाकर सैम की तरफ देखा, किसी तरह के जवाब की उम्मीद में। जब भी नेट को समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, तो उसे यकीन था कि वह अपने दोस्त पर भरोसा कर सकता है। लेकिन इस समय उसका चेहरा भी स्तब्ध था। सोचते हुए सैम को लगा कि जरूर कोई चाल चली होगी। उसने अपने करतब पर लगे विशालकाय गियर को देखने की कोशिश की। वे ज्यादा आकर्षक नहीं लग रहे थे, वे मध्यम स्तर के लग रहे थे, ज्यादा से ज्यादा उन्नत स्तर के। फिर भी इससे उसकी गति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अभी वह लेवल 4 की गति क्षमता वाले उपयोगकर्ता जितना तेज था। जब तक उसके जूते राजा स्तर से भी ऊंचे न हो, तब तक इसका कोई कारण नहीं समझा जा सकता था। दिमाग पर जोर डालते हुए उसने कुछ सोचने की कोशिश की और एक उपाय सूझा। एक और संभावना ये थी कि क्विन के पास कोई ऐसी क्षमता हो जिससे वह दूसरों का इस्तेमाल कर सके। उसने पहले भी सुना था कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही उसका सबसे अच्छा अनुमान था। परीक्षण जारी रहने पर छल्लों के स्थान का पता लगाना कठिन होता गया, क्योंकि वे कंटेनरों के ऊपर दिखाई देने लगे। मैं धीमा नहीं पड़ सकता, मुझे जितना हो सके उतनी तेजी से काम करना होगा, क्विन ने सोचा। उसका दिमाग बस एक ही चीज पर केंद्रित था, इतना कि वह अनजाने में ही और भी अविश्वसनीय करतब दिखा रहा था। भंडारण इकाइयों के ऊपर चढ़ते समय वह अक्सर अपने पूरे शरीर का भार एक ही हाथ से खींच लेता था। यह कोई सीधी चढ़ाई नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हाथों से हर इकाई के ऊपर चढ़ सकता है। ऊपरी शरीर में कितनी जबरदस्त ताकत है, लिंडा ने अपना मुंह थोड़ा सा खोलते हुए कहा। हो सकता है कि गॉन्टलेट्स में कोई सक्रिय क्षमता हो, खासकर अगर वे उन्नत स्तर पर हों, ब्लिप ने टिप्पणी की। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गति वाले उपयोगकर्ताओं को शक्ति में कमी आती है, और ज़्यादातर बीस्ट गियर जो उपयोगकर्ता को शक्ति प्रदान करते हैं थोड़े भारी होते हैं, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है।
ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बेहतरीन संतुलन पा लिया है। वहाँ अगला और अगला, चारों ओर देखते हुए क्विन एक अंगूठी से दूसरी अंगूठी तक जाता और अंततः आखिरी नीली अंगूठी सोने में बदल जाती और पूरे गोदाम का चक्कर लगाते हुए वापस अपने शुरुआती बिंदु पर आ जाती। बहुत प्रभावशाली, ब्लिप ने अपनी सीट से खड़े होकर कुछ तालियां बजाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है। ये तेज समय था, लेकिन एक तेज धावक से यही उम्मीद की जाती थी, इसीलिए लिंडा को हैरानी हुई कि उसके साथ खड़े दोनों लड़के नतीजों से हैरान क्यों दिख रहे थे। कुछ तो ज़रूर था, उसके शरीर की हर सहज प्रवृत्ति उसे यही बता रही थी। वह जानती थी कि ब्लिप कुछ होनहार लोगों के आने से बहुत खुश होगा, इतना उत्साहित कि उसे अपने आसपास हो रही हर चीज़ पर ध्यान ही नहीं रहा। नेता का एक अच्छा गुण और एक घटिया गुण। परीक्षण जारी रहा और अगला व्यक्ति फैक्स था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह ज़्यादा सामान्य दिखे, फैक्स ने खुद को एक स्वस्थ इंसान की तरह तेज़ दौड़ने तक सीमित रखा। हालांकि उसने अपनी मदद के लिए अपनी स्ट्रिंग क्षमता का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भंडारण इकाइयों पर चढ़ने के बजाय वह खुद को रस्सी से ऊपर खींच लेता था। कुछ बाधाओं के कारण उसे एक अजीब रास्ता अपनाना पड़ता था, एक के बाद एक चीज़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था। लेकिन अपनी क्षमता का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हुए फैक्स इससे बचने और अपने लिए शॉर्टकट बनाने में कामयाब रहा। अंत में इसी वजह से उसने भी बहुत तेज समय में दौड़ पूरी की। क्विन जितना तेज नहीं, लेकिन दूसरे से अप्रत्याशित परिणाम। ब्लिप ने जो कुछ भी देखा था उसके आधार पर उसने टैबलेट पर फैक्स के लिए नोट्स लिखे थे, ऐसा कुछ जो उसने क्विन के लिए नहीं किया था। फैक्स के बाद उन्होंने तय किया कि अब पॉल की बारी है। ये कहना सही होगा कि पॉल से ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं, खासकर जब वे जानते थे कि उसमें कोई काबिलियत नहीं है। पॉल ने खुद को थोड़ा रोका और अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए समय निकाला। उसे अभी भी खुद पर काबू रखना मुश्किल लग रहा था। उसे बाधा दौड़ पूरी करने में कोई परेशानी नहीं हुई और वह थका भी नहीं। आखिरकार उसने ठीक ठाक समय में दौड़ पूरी कर ली। ब्लिप को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि एक साधारण इंसान होने के बावजूद उसमें ज़बरदस्त सहनशक्ति थी। दौड़ पूरी करने के बाद भी वह थका हुआ नहीं लग रहा था। आखिरकार काज की बारी आई। वहां मौजूद सभी लोगों में से क्विन काज को लेकर थोड़ा चिंतित था। उसे यकीन था कि एक पिशाच योद्धा होने के नाते उसकी गति भी उसकी तरह ही तेज है। हालांकि वह जानता था कि वह अपनी रक्त शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगी, फिर भी उसे किसी और बात पर यकीन नहीं था। जब परीक्षा शुरू हुई तो क्विन का दिल शांत हो गया जब उसने देखा कि काज आराम से काम कर रही है। सब कुछ करते हुए वह पॉल की तरह ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उसने परीक्षा पूरी कर ली थी और क्विन खुश था कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। सबको प्रतिस्पर्धा करते देख पॉल अपने हाथों को देख रहा था। उसे अंदाजा हो गया कि काज ने काफ़ी पीछे हटकर मूल्यांकन के दौरान उससे भी ज़्यादा हाथ पीछे खींच लिए थे। क्या मैं इस ग्रुप में सबसे कमज़ोर हूँ? यह उसके लिए एक अजीब सा एहसास था। एक समय वह सीढ़ी के सबसे ऊपर था, लेकिन अब इन सब बच्चों के सामने वह सबसे कमज़ोर समझा जा रहा था। वह सोच रहा था कि क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा या सिर्फ अभी के लिए जब तक वह बदल गया है। डेस्क पर लिंडा ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जो काज के मूल्यांकन के दौरान स्क्रीन पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। बाकी दो लड़के काज को सब कुछ पूरा करते हुए देख रहे थे और किसी और चीज़ में मग्न लग रहे थे। उसने पॉल के दौड़ने का वीडियो देखा। उसने देखा कि कैसे वह कुछ जगहों पर चढ़ता है और संघर्ष करता है, जबकि कुछ जगहों पर वह रुककर सुनहरे छल्ले ढूंढता है। काज का वीडियो देखकर उसने भी यही किया था। उनके दौड़ने के समय बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। लिंडा ने सोचा। जल्दी से दोबारा जांच करने पर उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये लगभग एक जैसा नहीं था, बिल्कुल एक जैसा था। पॉल को जो समय मिला था और काज को जो समय मिला था वह कुछ ही सेकंड के अंतर पर था। आमतौर पर वह इसे एक संयोग समझती, लेकिन इस समूह में इतनी सारी चीज़ें अजीब लग रही थीं कि वह इसे संयोग मान ही नहीं पाए। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। मैं कह सकता हूं कि आप क्रोज के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे, ब्लिप ने कहा। अब मूल्यांकन के अगले भाग पर जाने का समय आ गया है। ये काफ़ी आसान है। जब हम मैदान पर होते हैं तो हमें एक दूसरे की ताकत और उनके काम करने के तरीके को समझना चाहिए। इसलिए जब सभी लोग एक साथ आते हैं तो हम उनसे अपना आत्मिक हथियार दिखाने के लिए कहते हैं। वे चारों एक क्षण के लिए एक दूसरे को शून्य दृष्टि से देखते रहे। रुको, मुझे मत बताओ। नेट के मन में एक भयानक विचार आया। वे सभी प्रथम वर्ष के छात्र थे। हर यात्री ने अब तक 2 साल का सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। दूसरे वर्ष में ही कोई अपने आत्मिक हथियार का इस्तेमाल करना सीखता है। प्रथम वर्ष के छात्र होने के नाते क्विन और बाकी लोगों ने इसे कभी नहीं सीखा होगा। उसने सोचा, क्या तुम में से किसी के पास भी आत्मा हथियार नहीं है? ब्लिप अविश्वास से चिल्लाया। इससे युद्ध के मैदान में उनकी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी, चाहे वे किसी भी टीम में जाएं। फिलहाल क्रोज में उन्होंने सेना से किसी भी प्रथम वर्ष के छात्र की भर्ती नहीं की थी।
ये पहली बार था जब उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला था। कौवों के प्रत्येक सदस्य के पास एक आत्मा हथियार था और यहाँ रहते हुए वे नुकसान में रहेंगे, भले ही उन्हें किसी जानवर का शिकार करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु किसी अन्य ग्रह की यात्रा करनी पड़े। क्या आप में से कोई आत्मा हथियार का उपयोग करना जानता है? ब्लिप ने पूछा। जब पॉल से यह पूछा गया तो उसने अपना हाथ उठाया। मैं इस अवधारणा को जानता हूं, लेकिन अभी तक मैं इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हूं। ब्लिप ने फिर जवाब के लिए दूसरों की ओर देखना शुरू किया। उम्मीद थी कि उनमें से किसी ने स्वाभाविक रूप से इसे खोल दिया होगा। उनसे उसकी बड़ी उम्मीदें आखिरी पल में धराशायी हो गईं। अगर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो समझो तुम्हें नहीं आता, ब्लिप ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे लगता है कि बेस पर कोई न कोई तुम्हें सिखाने की कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन हमारे पास सेना के संसाधन नहीं हैं और हम में से किसी को भी इसे सीखे हुए काफ़ी समय हो गया है। मुझे पता है, ब्लिप ने उंगलियां चटकाते हुए कहा। नेट और सैम ने अभी अभी अपना दूसरा साल पूरा किया है। शायद वे आपकी मदद कर सकें। यह मूल्यांकन पूरा होने के बाद मैं उन्हें आपके आत्मिक हथियार का अभ्यास शुरू करने के लिए कहूँगा। इसके बाद मूल्यांकन के अगले भाग पर जाने का समय आ गया। अब यह मूल्यांकन का अंतिम भाग है। हम बेस में आने वाले हर नए सदस्य के साथ ऐसा करते हैं। एक छोटा सा मुकाबला। हम में से एक बारी बारी से आपसे व्यक्तिगत रूप से मुकाबला करेगा। हमें आपके कौशल का प्रत्यक्ष उपयोग देखने का मौका मिलेगा। अब कौन पहले मुझसे मुकाबला करना चाहता है? ब्लिप ने मुस्कुराते हुए पूछा।